बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करूँगी कि आज मुझे थोड़ा सा बड़ा दुख है। एक तो हमारे यूँ समझ लें पाकिस्तान के बहुत अच्छे गुलकार जो है असद अब्बास, उनकी कल डेथ हो गई। मैं समझती हूँ फ़नकार की अपनी एक पहचान होती है और अभी ये पाकिस्तान के बड़े, मैं समझती हूँ यहाँ पर अलमिया है कि यहाँ पर फ़नकारों की उस तरीके से हौसला अफजाई भी नहीं की जाती और उनकी फ़लाह बहबूद के लिए भी कोई भी इस तरह के इकदाम नहीं किए जाते जिससे उनको कोई रिलीफ मिल सके। हमारे यहाँ टैलेंट की हमेशा बात की जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि टैलेंट की उस तरह कदर नहीं की जाती। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, चाहे आर्टिस्ट हो गए, चाहे कोई अच्छा काम करने वाला है, हमेशा ऐसे लोगों को बहुत पीछे दबा दिया जाता है, बहुत पीछे कर दिया जाता है। मतलब आप एक दफ़ा उनको अगर स्क्रीन पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसे लोग जो मुल्क के लिए सर्व करते हैं, जो मेरे ख्याल में अपनी तमाम एफर्ट्स इस मुल्क के लिए लगा लेते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए अगर हम उनका एंड देखें तो वो कोई अच्छा नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो है वो हमने देखे, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई बीमारी में मुब्तला हो गया, उनको जाहिर सी बात है एक टाइम पे, जिस टाइम उनका अरूज होता है तो हर बंदा उनके साथ खड़ा होता है, तरसता है कि किसी तरह से इनसे मुलाकात हो जाए, इनसे बात हो जाए, किसी तरह हम इनके साथ अपनी एक पिक्चर बना लें और उसको फिर अपलोड कर दिया जाए। तो ऐसे फनकारों की जब वो अरूज पर होते हैं, आप उनकी कदरों कीमत का एहसास कर रहे होते हैं, तो जब वो किसी मुश्किल में होते हैं, जब वो कभी बीमार होते हैं, तो जब उनको ज़रूरत होती है अपने उन प्यारों की, फैंस की, जो उनसे प्यार करते हैं, तो उस टाइम उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। ये वैसे हम भी आर्टिस्ट हैं, जब ये चीज़ें देखते हैं कि हर चीज़ का जो है वो अरूज पे सलाम है। अगर आप कहीं देखें उस बंदे की, मैं वैसे इस तरह, उस बंदे ने हर बंदे से रिक्वेस्ट की, मतलब उसने हब सोशल मीडिया पे आकर, उसने लाइव आकर हर तरीके से, इवन कि हुकूमत से कि मेरी हेल्प की जाए। डायलिसिस उसके हो रहे थे और उसके किडनी का प्रॉब्लम था, लेकिन किसी ने भी उस तरीके से उसकी हेल्प आउट नहीं की और वो इसी तरह इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत मुश्किल काट के गए हैं इस दुनिया में। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, आसानियाँ करे। मैं समझती हूँ एहसास बहुत बड़ी चीज़ है, जो आजकल हम देखते हैं कि एहसास की बहुत कमी है। खुदारा इस चीज़ को समझें, जो आपके प्यारे हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, चाहे आपके क्यों ना, आप एक इंसानियत को हमेशा ज़िंदा रखें। ये देखें कि इंसानियत, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि इंसानियत को पहले देखो, इंसानियत पहले रखो, फ़िरकावारियत कुछ भी, सब चीज़ें बाद में हैं, इंसानियत पहले, एहसास पहले है। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं मौसम की तरफ। टुडेज़ वेदर। अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, अली से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, आज अगर मुल्तान के हवाले से बात की तो मुल्तान का मौसम आगाज़ सुबह से ही कदरे बेहतर था। अगस्त के महीने में चूँकि जो दिन का जो वक्त है वो खासा गर्म रहता है, लेकिन सुबह और शाम का मौसम जो है खास कदरे बेहतर हो जाता है। तो आज का आगाज़ जो हुआ था वो अला सुबह से इसी तरह से हुआ था कि मौसम कदरे बेहतर था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन मामूल के मुताबिक जो ठंडी हवाएं हैं दोपहर के वक्त वही गर्म लू की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और ख़ासतौर पर दोपहर के वक्त गर्मी की जो शिद्दत है वो शहरियों के लिए खासा परेशानी का सबब बनेगी। क्योंकि अगर बात की जाए एक तरफ जहाँ इस साल जून जुलाई जो है कदरे बेहतर है, हल्की फुल्की हवाएं चलती रही थी और हवा के साथ साथ बारिश भी बरसी है, जिससे दर्जा रात में वाज़ेह तौर पर कमी आ गई थी। तमाम अब अगर बात करें अगस्त की, तो अगस्त के आगाज़ से ही मौसम उसके बिल्कुल बरक्स हो गया था। अगस्त के आगाज़ से ही बारिशों का सिलसिला जो था वो मुकम्मल तौर पर थम चुका था। तमाम अभी जो अगर बात करें आज आने वाले 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़ी तौर पर अवरुद्ध रहेगा, लेकिन बारिश में इसमें कोई इम्कान नहीं है। ताहम सुबह के वक्त और शाम को जो ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अब अगर बारिश की वजह से बात की है तो आइंदा आने वाले एक हफ्ते के दौरान कहा यह जा रहा है मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से कि बारिश नहीं बरसेगी, लेकिन मौसम जो इसी तरह जो है कदरे बेहतर रहेगा। दर्जा हरारत में भी जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में कमी है, क्योंकि अगस्त के बाद से ही मौसम में जो है वाज़ेह तौर पर तब्दीली वो भी रूनुमा होगी। मुल्तान में अगर बात करें आज ज़्यादा दर्जा हरारत को, ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 से लेकर
40 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान, जबकि सुबह के वक्त में कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया था वो 28% रिकॉर्ड किया था। मुल्तान में अगर बात करें सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब, हवा में जो नमी का तनासुब था 75% था। तो अगर बात करें मुल्तान की आबोहवा के हवाले से तो मुल्तान का जो है क्वालिटी इंडेक्स है वो 166 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुल्तान के बासियों को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। खासतौर पर जब ये क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है तो मुल्तान जो शहरी है खासतौर पर उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के साथ साथ अपने तमाम से हिफाजती इक़दाम जिसमें चेहरे को, नाक को खासतौर पर ढाँप के रखें ताकि अपनी हिफाजत भी कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। और जिस तरह अली बता रहे थे कि मौसम आज जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी गर्म है और इसके साथ ही गर्मी की शिद्दत, क्योंकि जाहिर सी पता है अगस्त है, अभी सितंबर तक जो है वो मौसम ऐसा ही रहेगा और फिर उसके बाद कहीं जाके मौसम की सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। रातें भी ठंडी हैं अभी हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। कल रात जो है यकीन करें पूरी रात लाइट नहीं थी और मैं सो भी नहीं सकी, शदीद नींद आ भी रही थी सुबह, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर आप लोगों के साथ भी आना था। अभी जो है हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं जी हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं हमारे बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी बिलाल जब आते हैं ना तो बहुत सारी खबरें लेकर आते हैं ऐसे ही है ना बिलाल? अभी तो वही खबर हर किसी को जो सुनने को मिल रही है। और कल रात से जो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अभी तो लोग अभी ये जो खबर है वो सुन के ना भी वो बैठे हैं कि इस पे रिएक्ट क्या करें, क्योंकि हमारे साथ हुआ क्या है। जो पहली हुकूमत थी उन्होंने भी यही हाथ रखा हमारे साथ, अब निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने भी यही, बल्कि उससे 2 कदम आगे गए। पहली हुकूमत 10 रुपए 12 रुपए तक 15 रुपए तक जायज थी तो इन्होंने अब 20 पहले ही आगाज में पहले ही दिन अपनी ओपनिंग में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। अच्छा ये होना था क्योंकि जिस तरह ये फिलहाल होना था, ये बम जो है वो अवाम के ऊपर गिरना था और क्योंकि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और ये हमें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था कि आने वाले टाइम में 20 रुपए पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। अभी आप ये देखें कि ये रात के इस अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया और इसके ऊपर जब अमल दरामद होगा तो अवाम का क्या बनेगा? मतलब ये बड़ी सोचने की बात है। इस टाइम हर बंदा परेशान है क्योंकि इतना आपके पास रोजगार नहीं है और महंगाई बहुत शदीद है और उसके साथ साथ जो है बिल भी आपके जिस तरह आ रहे हैं। हम इसको अल्लाह की मंशा से ताबीर नहीं कर सकते। नहीं ये तो हम नहीं कह सकते अल्लाह की मंशा। हमारे हुक्मरानों की नाहल पॉलिसियां हैं जो कि शुरू से चली आ रही हैं। 2018 से जो सफर शुरू हुआ, जो अब तक सिलसिला जारी है, उसमें कोई भी हुकूमत आकर परफॉर्म नहीं कर पाई। मेन जो आप हुकूमत करते हैं अवाम पे करते हैं, अवाम को सहूलत देने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल से हम यही चीज़ देख रहे हैं कि मुश्किल फैसलों से निकलने के लिए अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। वहां से भी उसको वहां पे वो जो खलासी नहीं मिल सकी, रिहाई नहीं मिल सकी मुश्किल फैसलों से, बल्कि ये कहा गया कि आपने घबराना नहीं है। फिर जब मियां शबाशी साहब और पीडीएम ने नारा लगाया कि हम आपके मुश्किल फैसले कम कराएंगे, हम अवाम का ख्याल करेंगे, तो अवाम ने उन पर भी इतमाद कर लिया कि चलें आप आ जाएं भाईजान, आप कुछ वो हमारे लिए बेहतर परफॉर्म कर लें। लेकिन वो जो 16 महीनों का सफर रहा वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है और जो अवाम पर बिजली और पेट्रोल के बम गिराए गए। हुकूमत आई और इन्होंने अपने केसेस अपने क्लियर किए और सब तमाम चीजों से वो अपने जो है बरी होकर और उन्होंने कहा जी अल्लाह हाफ़िज़। एक परसेप्शन यकीनन ये बनी है, लेकिन उनकी ये राय थी कि जी साबका हुकूमत ने जो फैसले किए वो उनके गले पड़ गए। अब जी जब हुकूमत गई, मैं क्योंकि नए निगरान आएंगे तो लोगों ने कहा कि यार हम बहुत खुश हैं, चलें अच्छा हुआ, कोई उन्होंने हमें रिलीफ नहीं दिया। हमें कहा कि मैं कपड़े बेचूंगा, लेकिन कुछ नहीं किया। खैर वो चले गए। अब काकड़ साहब आ गए। अब जी आज हमने लोगों से पूछना था कि आपकी क्या तवक्कुआत है, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी तवक्कुआत बता दी हैं। और आज जो रात को फैसला हुआ है, लेकिन उनके इख्तियार में भी नहीं होगा क्योंकि वो एक निगरान वज़ीर आज़म है, उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो अवाम को रिलीफ दे सके। क्योंकि जब एक जमहूरी हुकूमत जो कि अवाम के वोट लेके आई है वो नहीं दे सकी, उसने कहा कि मुश्किल फैसले उठाएंगे। और इसमें एक और चीज़ जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि जो IMF से अब मुआहिदा हुआ है,
इस पर हमारी तमाम पॉलिटिकल जमातों ने इत्तेफाक किया है, बिशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी, नून लीग, JUIF, तमाम जितनी सियासी जमातें हैं उन्होंने इस पर इत्तेफाक किया। उसके बाद IMF के साथ मुआहदा तय पाया है। तो इसलिए हम किसी एक जमात को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उनकी पॉलिसियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम वफद आया था IMF का, तो उन्होंने मुलाकात की थी चेयरमैन PTI से, तो ये सिलसिला उनकी अप्रूवल, उन्होंने भी कहा था कि हम आपके इस जो एग्रीमेंट है इस पर इतफाक करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह वफाकी हुकूमत ने भी एग्रीमेंट पे कोई एतराज़ नहीं किया। कोई ऑप्शन बच भी तो नहीं रही थी, जिस तरह मुल्क हमारा कर्जों से डूब रहा है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन बच सकती है, इसमें ये ऑप्शन बच सकती है कि महंगाई 293 रुपए लीटर तक पेट्रोल का जाना, इतना भी हम ये नहीं कह सकते कि इससे कोई जमीन आसमान एक हो गया। या अब मसला क्या है, मसला एतमाद का आ रहा है। अब लोगों के और जो हमारे हुक्मरान क्लास है उनमें इत्तेमाद का फैक्टर खत्म होता जा रहा है। अब लोग ये समझते हैं कि ये शायद सारा कुछ हमारे लिए है। अगर निगरान हुकूमत ये स्टेप उठा ली, जिससे पंजाब हुकूमत ने उठाया कि प्रोटोकॉल कल्चर पर थोड़ी सी कमी की और जिस वजह से सूरत हाल बेहतर नजर आई, पब्लिक सेक्टर को उन्होंने जो हॉस्पिटल से एजुकेशन के मामला थे उन पर फोकस करना शुरू कर दिया, तो लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव आता है। जब हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वुज़रा, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने खर्चे कम करने को तैयार नहीं होंगे, तो पब्लिक कितने खर्चे कम करें। लोग ये मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और उन्हें इस मुल्क पर एतमाद है। लेकिन इस मुल्क की जो हमारी एलीट क्लास बैठी है, जो हमारी शराफिया बैठी है, उससे उनके कंसर्न है। और वो अब ये समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो हमारी शराफिया है वो इस बात को गलत साबित कर सकती है। अपने पॉजिटिव रोल से अगर वो कोशिश करें, अपने खर्चे कम कर दें, अपनी आसाइशें कम कर दें, जो उनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं बिजली के वो माफ कर खत्म कर दें, उनको जो फ्यूल अलाउंसेस मिलते हैं। पिछले दिनों लाजमी जो है एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि लॉन में जो है चिलर बाकायदा जो है वो लगाए गए और वहाँ पर हमारे जो है बहुत सारे पॉलिटिशियंस और वहां पर बैठे हुए मीटिंग हो रही है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें। अब तो खैर पूरी असम्बली खत्म हो गई, अब तो ज्यादा खर्चा हमारे ब्यूरोक्रेसी का है, हमारी शराफिया का है, हमारे जो अब नए वो हैं उनका है। अब तो हमारी पार्लियामान के लोग जो उन्होंने अपने मुशीर वजीर बनाए हुए थे वो तो सारे चले गए, कैबिनेट खत्म हो गई, कौमी असम्बली खत्म हो गई, अब नए इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, तो फिर उसके बाद अगली हुकूमत आएगी। अच्छा, क्या देखते हैं बिलाल, क्या इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे? अभी तो इलेक्शन की बात इलेक्शंस होते नहीं दिखाई दे रहे, अभी तो इलेक्शन की बात कहीं भी नहीं हो रही, अभी तो इलेक्शन की बात कहीं भी नहीं हो रही। अभी तो डिस्कशन हो रही है कि आज पेट्रोल महंगा हो गया, कल क्या महंगा होगा, बिजली के बिल आ रहे हैं और लोग इसी उसमें फंसे हुए हैं। अगर हम अपने उनकी बात करें जो हमारी पॉलिटिकल जमातें हैं, तो वो खुद भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए। क्योंकि मैं अगर लास्ट वीक की बात करूँ तो मुल्तान के साथ साथ दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोग्राम करने गए, वहाँ भी हमने पॉलिटिशियन से भी गुफ्तगू हुई। कोई भी सियासी जमात, स्पेशली जो हमारी PDM की जमातें हैं या बाकी, वो इस वक्त आवाम में और जो भी जितने भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि आवाम में जाना अब कोई आम बात नहीं है, पब्लिक के पास जाना इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, और मैं किसी को कहूँ कि मुझे वोट दें तो ये कहना ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम अली हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बिलाल साहब से बात करना चाहूँगा पेट्रोल के हवाले से। जी गुलाम अली साहब। जी बिलाल साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिलाल साहब, मैं ये बात करना चाहूँगा, आप देखें पेट्रोल सस्ता होता है तो हम गाड़ियों का काम भी करवा लेते हैं, फिर तरीके से एवरेज हमारी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। अब ये पेट्रोल में और इजाफा कर दिया इन्होंने, बम धमाका कर दिया हमारे, ये सही है? सही तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि लाजमी बात है इसका बोझ अवाम पे आएगा। लेकिन अगर हुक्मरान क्लास की बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये मुश्किल फैसला है, अवाम कबूल करे, और क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। इसमें वही बात आ जाती है कि जब हमारी शराफिया एतमाद अगर पैदा करना चाहती है तो अपनी साजिशें कम कर दे, तो लोग मानना शुरू हो जाएंगे कि वाकई ये मुश्किल फैसला है, मुश्किल वक्त कौमों पे आ जाते हैं। एक चीज हमेशा बात करती हूँ, जैसे बिलाल हम अक्सर इश्यूज पे ही बात करते हैं, मसाइल जो हमारे चल रहे हैं या जिस तरह की ये चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम। हमने हमेशा ये देखा कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो वोट के बदले हम ये चाहते हैं कि जी हमारी एजुकेशन भी फ्री हो, हमारा इलाज भी फ्री हो, हमें उसमें रिलीफ मिले, हमारी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसमें भी हमें आसानी हो। बट हमेशा हमने जब भी वोट दिया
उसके बदले हमें आज तक कुछ नहीं मिला। इसमें बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग तो ये समझ के वोट देते हैं कि हमें इसके बदले में रिलीफ मिलेगा, हमारे नुमाइंदगान असम्बली में जाकर हमारी बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमारे नुमाइंदगान चुने जाते हैं वो ये समझते हैं कि हम आवाम के वोट से नहीं आए, हम किसी और ताकत से आए हैं, किसी और स्पोर्ट से आए हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें इतना ज़्यादा कंसर्न आवाम से नहीं होता। असीम 2018 की बात कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई, हमने देखा कि जनूबी पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई और ज़बरदस्ती कराई गई और उनको एक जमात में शामिल कराया गया। तो उसके बाद 18 में वो जो लोग उस तरीके से मुंतखब होकर आए, मतलब कि फर्ज किया मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो मेरे तमाम जो आगे मेरे मुखालफिन हों, जो मेरे इलेक्शन में मेरा सामना करना चाहिए, उनको मैं साइड पे कर दूं, मैं खुला मैदान में आ जाऊं, मैं जीत जाऊं, और मैं किस तरह से फिर अवामी नुमाइंदा होऊंगा, क्योंकि मुझे तो जितवाया जाता है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी तरह अभी भी हम सिचुएशन देख रहे हैं कि लोगों की वफादारियां तब्दील करके किसी और जमात में शामिल करने से जमहूरियत कमजोर होती है, और ये हमेशा से आ रहा। जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त भी काफ लीग बना दी गई, जहां पर धड़ाधड़ नून लीग के लोगों को उठा के वहां फेंक दिया गया। सेम पीपल पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, 3-4 उसकी भी जमातें बनाने की कोशिश की गई, एमक्यूएम को तोड़ने की कोशिश की गई, उसकी 3-4 विंग बनाए गए। ये जो हमारे यहाँ सियासी जमातों को कमजोर किया जाता है, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इससे जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचता है और अवामी नुमाइंदे ये समझते हैं कि हम अवाम के वोट से नहीं आए। जब एक जमात, पॉलिटिकल जमात, अब खुद अंदाजा लगा लेंगे, 2008 से हमारा जमहूरी सफर शुरू हो रहा है। पाकिस्तान पीपल पार्टी को पहले मौका मिलता था 2 साल, फिर नून लीग को 2 साल की ये गेम जारी थी। 2008 से 2013 तक 5 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हुकूमत की, तो लोगों को मालूम हुआ कि पीपल पार्टी के पास क्या विजन है, क्या मंशूर है, वो कितना इस पर अमल दरामद कर सकते हैं और अवाम को कितना दे सकते हैं। उन्होंने नून लीग को वोट दिया 2013 में, 2013 से 2018 तक अवाम नून लीग की हुकूमत रही 17 तक। और फिर जब उसके बाद हमने देखा कि रेपिटेशन, हालांकि नून लीग 2/3 मेजॉरिटी से आई थी और एक स्ट्रांग हुकूमत थी नवाज शरीफ की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, उसके बाद शायद खाकान अब्बास भी आ गया, सेम यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर दिया गया, राजा परवेज अशरफ और बाकी लोगों को मौका दिया गया। आपकी तमाम चीजें दोबारा से वही दोहराई जाती हैं और आपको सेम एक स्क्रिप्ट चल रहा है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट, इसलिए अवाम का एतमाद उठ जाता है। मैं एक नुमाइंदे के पास, जिसने हाल ही में अपनी वफादारी तब्दील की है, उनके पास बैठा हुआ था, तो उनसे मैंने पूछा कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मैं अवाम के पास वोट कैसे मांगने जाऊंगा और किस बुनियाद पे जाऊंगा, उनसे क्या झूठ बोलूंगा। तो वो खुद भी, जो हमारे नुमाइंदगान है, वो खुद भी इतने कमजोर होते हैं, इतने वीक होते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आती कि वो अपनी जात का फैसला नहीं कर पाते अपनी मर्जी से, तो अपनी अवाम का क्या फैसला करें। अच्छा बिलाल, क्योंकि जब हम अगर पीछे जाएं तो हमारी जितनी भी हुकूमत ने जितना भी काम किया या जितने भी हमने, अब सोशल मीडिया जब से आया, अब आपकी कोई चीज छुपी नहीं रह सकती ना, मतलब अब आपकी हर चीज जो है वो मंजर आम पे है। इसमें सोशल मीडिया की बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया के आने से काफी सारी चीजें बेहतर बनी, लेकिन एक खराबी भी आई है, नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा दिखाई गई में आई है कि हमें नहीं मालूम होता कि जो ये चीज है ये कब की है। अब टीवी जर्नलिज्म का ये फायदा है कि उसमें हमें मालूम होता है कि ये जो वीडियो चल रही है जी आज की होगी, कल की होगी, रिसेंट इवेंट की होगी, लेकिन उसमें सोशल मीडिया पे नहीं पता। मैं कोई भी 10 साल पुरानी, कल मैं ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था, एक नामालूम अकाउंट से अदालतों के खिलाफ मुसलसल पोस्टें होती रहती हैं, तो मेरी नजर गुजरी तो वो कई साल पुरानी वीडियो थी जिसको मैं खुद देख चुका था, उन्होंने हाल ही एक वाक़े से मंसूब की हुई थी। तो मैंने कमेंट भी किया कि भाईजान क्यों प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अदालतों के खिलाफ, ये तो बहुत पुरानी वीडियो है, उसके इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मुझे मालूम था, और वो जो भाई इतना अपडेट बन के बैठा हुआ तो उसने एक पुरानी वीडियो लगा दी थी, इसलिए सोशल मीडिया कुछ नेगेटिव असरात भी होता है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जो हैं हमारी, अगर नेगेटिविटी है तो कहीं पॉजिटिविटी भी शो कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम समझते हैं कि हमें पता नहीं होंगी, लेकिन वो हमारी बहुत जल्दी आंखों के सामने वो चीजें आ जाती हैं। सोशल मीडिया का सबसे नुकसान यह है कि अब वहां पर सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे देखेंगे तो डिप्रेशन आपको ज्यादा होगी, एंजाइटी और डिप्रेशन तो मैं यकीन करें वाकई बहुत ज्यादा। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं इस टाइम, तो फिर निश्चित 2 की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिंग है वो कहाँ तक पहुंची है,
क्या काम हो रहा है अब, क्योंकि उसका इफ्तिताह तो मेरे ख्याल में हो गया। जी उसी आपके सवालों का जवाब है कि हम अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं इसलिए कि वो हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करें। अब आप अंदाजा लगा लें कि इस खित्ते में गुज़िश्ता कई सालों से, कई ईशरों से कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोहफा मिला बेशक, लेकिन उसके साथ एक तोसी मनसूबा उसका था, वो पिछले 12 साल से पेंडिंग रहा। निश्तर 2 का ऐलान बार बार किया जाता रहा। अब निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान है, ये 50s में बना था। 1950 के बाद इसकी हम 51-52 में ये शुरू हुआ प्रोजेक्ट, और उसके बाद तकरीबन इसने इस खित्ते को 70 साल तक, 60-70 साल तक सर्व किया है और अभी तक सर्व कर रहा है। अब कल भी मुझे एक दोस्त कह रहा था कि यार अब निश्तर के जो कमरे हैं उनमें खटमल काफ़ी ज़्यादा है, निश्तर के बेड जो हैं, तो उसकी वजह यही है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग में जब इतने ज़्यादा पेशेंट होंगे तो ये मसाइल रहेंगे। अच्छा, फिर दूर दराज से लोग आए, और दूर दराज तरह के लोग आए और फिर वो वहाँ का एक हैबिट बन चुकी है, उनका एक मिजाज बन चुका है निश्तर के लोगों का, कि मरीज ने आखिरी कंडीशन में फर्ज किया आना है तो बस ठीक है जी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ठीक है जी, मेडिसिन हमारे पास नहीं है, हमने अपनी कोशिश की और वो सर्वाइव नहीं कर सका, अगर उसके आईसीयू में बेड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। उसकी रीजन ये है कि वो यूज्ड टू हो चुके हैं, वो हजारों लाखों पेशेंट का इलाज करके, लाखों पेशेंट को इग्नोर करके, बेहिस का लफ्ज काफी ज्यादा सख्त होगा, बेहिस इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि उनके पास चीजें मैं तो खुद इस चीज की चश्मदीद गवाह हूं। चश्मदीद गवाह तो हम भी रोजाना हैं और हम भी देखते हैं, लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी है हमारी, बहुत बेहिसी का जो है वो मुजाहरा किया जाता है कि वहां पर हर किसी ने अपनी अपनी एक छोटी छोटी रियासत बनाई हुई है। सिक्योरिटी गार्ड हैं तो उनकी अपनी एक अलग सी रियासत बनी हुई है छोटी सी, उनका अपना एक जब भी कोई पेशेंट आता है, मेरा स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड के अलग कॉल करें। अच्छा, बगैर सिफारिश के तो आपके काम ही नहीं है ना। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, इरफान साहब हैं हमारे साथ उच्च शरीफ से। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद इरफान उच्च शरीफ से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, क्या हाल है भाईजान? वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने आप ठीक है? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ महंगाई के बारे में, जो भी हुकूमत आ रही है अवाम को पीसी जा रही है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। ये मार्केट वाले बैठे हैं, फ्रूट वाले बैठे हैं, दुकानें वाले बैठे हैं, अपना रेट बना के बैठे हुए हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। ये एसी वगैरह है, ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें लगी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, कोई भी नहीं आ रहा अवाम की तरफ जो आके दुकानों को चेक करे, आके इधर फुल चेकिंग करे, ये लिस्टें वगैरह लगी हुई हो, कोई चीज फुल टाइम पे नहीं दे रहे ना। अभी खाद का मसला चल रहा है, हुकूमत का रेट है 2900 रुपए, ये ब्लैक में 3800, 4000 रुपए दे रहे हैं, किसान किधर जाए। आपका मैं शो वगैरह देखता रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको ये मेरी ख्वाहिश थी कि आप हमारे शहर भी आए, कभी आके इधर विजिट करें, आए इधर, हम भी आपके साथ हों, ये महंगाई के बारे में प्रोग्राम करें। आप हम जल्दी इंशाल्लाह उस शरीफ में आएंगे और प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है। हमारे यहाँ अब एक और एडमिनिस्ट्रेशन के मामला की बात करें, इरफान की बात ठीक है कि नहीं आते। अब इंतजामिया को भी मालूम है कि जो चीजें हैं उनके रेट अब कंट्रोल नहीं होने। अब जब वो जुर्माने करते हैं तो फिर दुकानदार बाहर आ जाते हैं। दुकानदार कहते हैं पहले भाई हमने आज तो हमारी सेल ही नहीं हुई, बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे, तो फिर आप 5000 का जुर्माना लगा गए तो हम 5000 कहाँ से पूरा करेंगे? तो हमने 5000 फिर आवाम से पूरा करना है। तो इंतजामिया इस बार, पिछले मैं खुद इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कि कई महीनों से, 3-4 महीनों से वो जो जुर्मानों वाला सिलसिला था वो कम कर दिया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी हुई हैं, क्या फायदा उनका? कोई फायदा नहीं है। सेकंड बैलेंस आपका, जब आपका डॉलर कंट्रोल में नहीं है, आपका चीनी का रेट मार्केट में, जब चीनी सरकारी रेट पहले हम देखा कि 89 पे चलता रहा, फिर 91 भी आया, अब 150 पे जा गया है। अब वो सरकारी रेट है नहीं, तो फिर किस तरह से वो किसी को कहें कि भाई आपने इस रेट पे फरोख्त करनी है, जब मार्केट में डिमांड सप्लाई का इशू बनता रहता है रोज। और हमारे यहाँ सिर्फ एक बिजनेस इस वक्त कामयाब जा रहा है, सबसे कामयाब जा रहा है, वो स्टॉक का बिजनेस है। हालांकि इस्लाम ने मना किया है जो जखीरा अंदोजी से, लेकिन इसके अलावा कौन सा बिजनेस है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो
शराफी है वो भी 2 नंबरी करके ज्यादा पैसा कमाने अब ये देखिए ना, जैसी रात अभी ये पेट्रोल की कीमतों में हम कह रहे हैं कि डीजल की कीमतों में इजाफा हो, जैसी नोटिफिकेशन जारी हुआ तो शॉर्टेज हो गई पेट्रोल की, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे आपको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आपका चीनी का आता है, आपकी चीनी गायब हो जाती है, आपका आटा आ जाए तो आपका आटा गायब है, घी का हो, ऑयल का हो, खाद गायब हो गई है। मार्केट 2900 रेट है, उन्होंने ब्लैक कर दिया, मिल नहीं तो 3800 में दे रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉफिट कमाने का एक जरिया ये रहेगा, या तो ब्लैक पे फरोख्त करो या फिर इसको स्टॉक कर लो। इसको कंट्रोल किसने करना है? कंट्रोल तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी अजीब तरह से काम कर रही है। अब आप अंदाजा लगाएं, जो ऐसी सिटी है जिसने पूरा मुल्तान फर्ज कर देखना है, या पूरा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम देख लें, भावलपुर को देख लें, खानेवाल को देख लें, रहीम जहाँ खान को देख लें, तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो एक सिटी का असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके जिम्मे क्या क्या काम लगाए गए हैं? उसके जिम्मे पटवारी भी लगाए गए हैं, उसके जिम्मे मार्केट कंट्रोल भी लगाई गई है, उसके जिम्मे शहर की तमाम तजावजात भी लगाई गई हैं, उसके जिम्मे हॉस्पिटल भी लगाए गए हैं। इतने सारे काम उसको दे दिए गए हैं। वो क्या करेगा? वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करेगा। वो सिर्फ जाएगा, एक दिन यहाँ हाजिर लगाएगा, दूसरे दिन यहाँ लगाएगा, तीसरे दिन यहाँ लगाएगा, कहीं भी कोई समूह कोई काम सही तरीके से। क्योंकि जब मुझे कहा गया कि मैं सिर्फ हाजिरी लगानी है, मैंने आना देखना है, या 4 फट्टे वाले उठा लो, यहाँ गया 4 को जुर्माना कर लो, वहां गया 6 को जुर्माना कर लो, कागज फिल हुआ और मेरा रोस्टर पूरा हो गया। अच्छा, आसानियां शुरू से ही, क्योंकि इदारों में इतनी आसानियां रही कि अभी जो है वो बर्डन हमारा क्योंकि ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता गया और आज इतना प्रेशर है कि मेरे ख्याल में कि एक आम बंदे के लिए हम थोड़े से किसी प्रॉब्लम में हो ना तो हम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसी अब ये लोग इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि ये लोग अपना काम भी सही तरीके से करने को तैयार नहीं है, कर ही नहीं सकते जब इतना बर्डन होगा, इतना प्रेशर होगा, बर्डन होते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ सियासी मुदाखलत भी ज्यादा होती है, और तीसरा वो खुद भी हमारे यहाँ जब हम बात तो ये करते हैं कि प्रोटोकॉल उनको मिलता है, उनको आसाइशें मिलती हैं, लेकिन जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जब मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती, जब उनको कोई नहीं मॉनिटर कर होता, जब आप उन्हें बिला महदूद इख्तियारात दे देते हैं, उनकी मर्जी किसी को गिरफ्तार कर लें, उनकी मर्जी किसी को रिहा कर दें, उनकी मर्जी किसी की दुकान सील कर दें। अच्छा, मैं यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। कल 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा इस बात पे बात भी की जा रही है कि एक जो है 14 ईयर्स ओल्ड जो है वो बच्चा रिहा होके आया और उसके बाद जो है फौरन उसको दोबारा उसके जो है गिरफ्तार करने, तो वालिद साहब ने जो है, जाहिर सी बात है, बच्चा जो है वो 3 महीने घर आ रहा है, तो माँ बाप से, पेरेंट्स से मिल रहा है, तो उसको फौरन फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं लोग, तो उस पे मुजाहमत पे जो है वो वालिद की डेथ हो गई। और आप ये देखिए कि बहनें, पंजाब पुलिस ने तजदीद भी जारी किया, वो ये कहते हैं कि हमने कोई टॉर्चर नहीं किया, हम एक कार्रवाई के लिए गए थे, लेकिन वो एक बीमारी की वजह से, वो हार्ट पेशेंट थे, तो उस वजह से वो जान की हमारे यहाँ फिर वजाहतें भी तो और दे दी जाती हैं ना, फिर हमारे यहाँ ये चीजें बहुत जल्दी जो है वो सेटअप बना दिए जाते हैं कि उनको बातों को फिर किसी और ही साइड पे लेके जाए। प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ जो एक इंसान की वैल्यू है, जो एक माशरे में हमारे आइन ने हकूक दिए, उसको ये आज से नहीं जी 75 साल से इस अवाम का इस्तेसाल हो रहे हैं। हम आज गिला करें कि आज बिल्कुल हालात ठीक हो गए हैं, कल ऐसे नहीं थे। ये शुरू से ही हमारे यहाँ जो आम आदमी है उसको महकूम रखने की कोशिश की जाती रही है, उसको वो पावर्स नहीं दिए गए। पहले तो खैर आम आदमी खुद ही नहीं समझा कि मेरी पावर्स क्या है क्या? वो आज तो मैं सोचती शायद हमें भी नहीं पता था। एक सही कह रही हूँ, हम लोग अच्छा ठीक है, हर चीज चल रही है, हुकूमत कर रही है, हमें पता ही नहीं है हमारे राइट्स क्या है, हमने कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। तो इसी वजह से वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का ये रहा कि हम डिपेंड लोग हैं, हम तवक्कुआत लगा के बैठते हैं, हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते, हम खुद को बदलना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जी अगला बदल जाए, तो कोई आएगा, मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरे रिश्तेदार, वो आके मुझे आसरा देगा और मैं फिर आगे तरक्की कर जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं होता। इंसान को खुद ही अपने हिम्मत करनी पड़ती है। महंगाई नो डाउट हुआ है, लेकिन इस महंगाई ने एक चीज हम सबको सिखाना शुरू कर दी है कि भाई अब खुद आपने सर्वाइव करना है, ना कि कोई आपको सपोर्ट करने आएगा। हुकूमत भी आपको सपोर्ट नहीं करने आएगी, जिनको आप वोट दे के मुंतखब करते हैं, जिनको टैक्स देते हैं, जिनको अपनी कमाई का आधा हिस्सा सरकार को देते हैं, वो भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो इस बात को समझने के लिए इशारा काफी है कि भाई हम सब ने मेहनत करनी है। लेकिन आप लोग ये कहते हैं, आप लोग इनडायरेक्टली मैसेज देना चाह रहे हो भाइयों तैयार हो जाओ मेंटली तौर पे। लेकिन आप लोग साथ ये कहते हैं कि पहले तो आप कहते थे कि बहुत महंगाई होगी, अब हमें आके हौसला देते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि हम लोगों के ऊपर इतनी इस टाइम में इतनी सारी चीजें हुई हैं
यहाँ पर हम हंस तो रहे हैं क्योंकि हमारा अपना ही मजाक बन चुका है, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीजें हमारे ऊपर लाद दी गई हैं। हमें बाज़ का जिम्मेदारी का मुजाहरा भी यही करना चाहिए और हम करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं। यही है कि हम वो बात करें जिससे माशरे का फायदा हो, हम वो बात ना करें जिससे माशरे में मजीद तकसीम हो। पहले हमारे यहाँ सोशल मीडिया ने काफी ज्यादा मामला बिगाड़े हुए हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, अजीब अजीब अलकबात से नवाजते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे यहाँ हमें प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम उससे एक अच्छी गुफ्तगू का आगाज कर सकें। और हमारा मकसद भी यही होता है। हम एक तो जिस तरह चीजों को उजागर कर रहे होते हैं, उसमें कोशिश यही होती है कि एक आम बंदे की आवाज बनकर बैठते हैं ना यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है हम खुद भी सफर कर रहे हैं। अब हम कहेंगे जी हम चीजों को सफर नहीं कर रहे, हमारी कोई बहुत ही हम आसाइशों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज के दौर में मेरा ख्याल में पॉसिबल नहीं है जिस तरह चीजें चल रही हैं। लाजमी बात है, तो हम एक ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी में हमें सैलरी मिलती है, उसमें हम मैनेज करते हैं, उसमें भी आपकी मेहनत होती है। हम यहाँ पे जाहिर सी बात है तमाम लोगों की एफर्ट्स होती हैं। अच्छा, इन्हीं चीजों को देखते हुए महंगाई तो अब हम ये ना कहें ना ये सोचें कि ये महंगाई कम होगी। मुझे नहीं लगता कि ये आगे वाला जितना टाइम गुजरता जाएगा आपका महंगाई इससे भी महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन हमें अपनी मायूसी को खत्म करना होगा। मायूस रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई ना कोई हमें ऑप्शन ढूंढना होगा। हमें अपने इनकम के जराये को बढ़ाना होगा, हमें डिपेंड की बजाय इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तभी जाके हम इन हालात को सर्वाइव कर सकें। दुनिया जहां में महंगाई होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि उनके पास वसाइल भी होते हैं। हमारे यहाँ मसला यह है कि हमारे यहाँ महंगाई में इजाफा हुआ है, वसाइल जूं के तू हैं वो कम होने शुरू हो गए। अच्छा, फिर जो लोग काम कर रहे थे वो लोग भी, उनको भी जो है वो रोजगार से जो है फ्री कर दिया जाता है। मतलब जिस तरह हमारी इंडस्ट्रीज जितनी तेजी से बंद हुई, लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का रोजगार छूटा। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रूही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, बात करें मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज की ताज़ा सूरत हाल की, तो दीगर अशिया की तरह सब्जी और फल जो हैं वो महंगे दामों दस्तयाब हैं। लेकिन अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सब्जी और फलों की मार्केट में भी महंगाई की नई लहर जो है वो आ सकती है, क्योंकि पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है। आज भी पेट्रोल की कीमत जो है वो 293 रुपये फी लीटर तक पहुँच गई है। इसका जो असर है वो इस पर पड़ता है कि किरायाजात बढ़ जाते हैं और उनके बढ़ने की वजह से दुकानदार जो हैं वो अपनी अशिया की कीमत भी बढ़ाते हैं। इसी तरह सब्जी और फल पहले ही महंगे दामों दस्तयाब हैं, तो अब पेट्रोल महंगा होने से इनकी कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। आज की ताज़ा कीमतों की बात कर लें तो अदरक, लहसुन और लीमू अरसा दराज से महंगे दामों दस्तयाब हैं, आम शहरी की पहुँच में नहीं है। इनकी कीमतें देखें तो अदरक 1000 रुपये फी किलो, लहसुन 320 रुपये फी किलो, लीमू जो है वो क्वालिटी के हिसाब से 140 और ज़्यादा से ज़्यादा 240 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह बात करें मटर 400 से 480 रुपये फी किलो, टिंडा 200 रुपये फी किलो में, और इसके साथ मौसमी सब्जियों में भिंडी और अरवी 120 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। हरी मिर्च भी 120 में दस्तयाब है। टमाटर की बात करें कल 200 रुपये फी किलो था, 14 अगस्त की वजह से माल जो है वो मंडी से नहीं पहुंचा, कीमत बढ़ गई, लेकिन अब 40 रुपये कमी देखी गई है, 160 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा है। इसके साथ प्याज की बात करें, प्याज 60 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों की मार्केट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो फलों में अफगानिस्तान सुंदर खानी अंगूर 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। सुर्ख अनार 400, जबकि सफ़ेद अनार जो है वो 320 में, सेब क्वालिटी के हिसाब से 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। और इसी तरह केले 160 रुपये फी दर्जन में, और मीठा जो है वो 80 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। फलों की बात की जाए, चौंसा मौसमी चौंसा आम जो है वो 300 रुपये फी किलो तक, सफ़ेद चौंसा 160 में, जबकि दीगर आम जो हैं वो 80 से 120 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। फल बदसूर महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, और ये जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोबारा से कीमतों में इजाफा हो सकता है। शहरी जो हैं वो अब महंगाई आने वाला जो तूफ़ान है उससे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। जी
बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और अच्छा, जिस तरह अभी शकील बता रहे थे, जिस तरह कीमतों में इजाफा हो रहा है, अभी तो मजीद सब्जियां और फल भी जो है वो आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगे। अब पहले लोग कहते थे कि यार कुछ खैर की खबर सुना दिया करो, क्या करें, मजबूरी है। हाँ। अब ये चीजें अच्छा, हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छी खबर, कोई अच्छा ऐसे थोड़ा सा खुशी लेकर आए चेहरों पर, कोई हमारे भी चेहरों पे थोड़ी खुशी आए लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रोज आप जब सुबह उठते हैं ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि यार आज कुछ होने वाला है। पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम एंटरटेनमेंट चैनल में काम करते तो फिर तो हम कोशिश करते कि आवाम को हंसाएं, उनको कुछ प्ले दिखाएं। यार आजकल इंटरटेनमेंट में भी ना आपको ये चीजें आ रही होती है, आपकी अब मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी का ना हमारे हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तानियों की किस्मत में लिख दिया गया कि अगले 10 साल 5 साल 7 साल तो अभी हमने ना इनको, चाहे हमने हंसना भी है और चाहे हम रो भी रहे हो, तो ये चीजें तो हमारे साथ है ही हैं। तो फिर दोनों तरीके से ही ठीक है, कभी हंस लिया कभी रो लिया। अभी तो स्कूल बंद है, 21 अगस्त के बाद स्कूल खुल जाएंगे, फिर वो जो वालिदैन परेशान होंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्योंकि लाजमी बात है किरायों में इजाफा कर दिया जाएगा। 293 रुपए फी लीटर के हिसाब से फ्यूल होगा, तो फिर किराए भी तो उसी हिसाब से होंगे। अब बच्चों की फीसें अदा की जाएंगी, किताबें खरीदी जाएंगी, उनके ट्यूशन के खर्चे बर्दाश्त किए जाएंगे, या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वालिदैन ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल बनने वाली है। इसका अंदाजा शायद हमारी अशराफिया को नहीं, मैं लफ्ज़ अशराफिया बार बार इसलिए भी यूज करता हूँ कि अशराफिया इस मुल्क को चला रही है, इसमें आम आदमी का कंसर्न नहीं है, आम आदमी की अप्रोच नहीं है। जब आम आदमी की अप्रोच नहीं है, एक मखसूस क्लास के पास सारे इख्तियारात होते हैं, तो वो और फैसले करती है, उस क्लास को अपने खर्चे कम के अवाम के मियार के मुताबिक आना होगा, तभी उनको मालूम होगा कि बच्चों की फीस अदा करना कितना मुश्किल हो गया इस दौर में, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं। हमारा गिला लोगों से नहीं है। हम जब प्रोग्राम करते हैं, लोग कहते हैं मैं 12 घंटे काम करता हूं, कोई कहते हैं मैं 16 घंटे काम करता हूं, कोई कहते हैं जी 13 घंटे। मुसलसल मुश्किल से मुश्किल काम कर रहे हैं लोग, जिससे कुछ पैसे हासिल होते हैं, लेकिन पैसों में गुजारा नहीं हो पा रहा। हम कहते थे कि हमारे 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन इस इन्फ्लेशन की वजह से हमारे मजीद बच्चे, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर चले जाएंगे, खुद ब खुद चले जाएंगे, क्योंकि इख्तियार में नहीं रहेगा वालिदैन के कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। हम अक्सर बात करते हैं, हमारे साथ एजुकेशनिस्ट भी मौजूद होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यार अगर एक घर में 4-5 बच्चे हैं, तो उन्होंने सब पेरेंट्स की कोशिश होती है कि पांचों के पांचों बच्चे तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम हासिल करें। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए आप 5 बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, और कैसे पढ़ाएंगे? मतलब अगर घर में कमाने वाला एक ही फर्द है, तो वो अपने बच्चों को 4-5 बच्चों को कैसे, पाकिस्तानियों को भी नहीं पता था कि वो बच्चे 2 ही अच्छे का क्या मतलब था। वो शायद इसलिए कहते हैं कि अब बच्चे 2 ही अच्छे थे। तो मेरे ख्याल में ये आएगा, एक ही बच्चा अच्छा है 2 वाला भी मेरे ख्याल में चला जाएगा कॉन्सेप्ट, तो कहेंगे एक ही बच्चा अच्छा है। चलें, हम इसके अलावा अगर हम सूरत हाल के हवाले से बात करें तो जी आने वाले दिनों में लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है, प्रॉब्लम एक और ये आ रहा है, पता नहीं मैं क्यों इतने मसाइल पे बात करता रहता हूँ। उसकी वजह ये कि अब हमारे जितने भी इदारे हैं, अब फर्स्ट के पंजाब पुलिस है वो स्ट्रॉन्ग है, पंजाब में सबसे ज्यादा मजबूत इदारा, पावरफुल इदारा, लामहदूद इख्तियार का मालिक इदारा पंजाब पुलिस है। अब बाकी तमाम इदारों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा जी वो इदारा कल तक हमारे साथ का था, आज इतना हो गया तो हमें भी जैसा बनना चाहिए। अब सरकारी इदारों में ये कंपटीशन भी जारी है। आप चाहे डीसी ऑफिस चले जाएं, चाहे कमिश्नर ऑफिस चले जाएं, कारपोरेशन के दफ्तर चले जाएं, तो उनका स्टाफ भी अब ये समझना शुरू हो गया कि हम सर्वेंट ऑफ पीपल नहीं है, बल्कि हम इस मुल्क के मालिक हैं। जी, अब जो फैक्टर हमारे यहाँ सरकार के लोगों में बनता जा रहा है वो बहुत बिहेवियर चेंज हो रहे हैं ना आपके। उसकी वजह ये कि बिहेवियर चेंज है। पहले हमेशा तरबियत का एक फैक्टर होता था कि हमें कहा जाता था कि हम सब लोगों पे एक जिम्मेदारी है। हम अगर फर्स्ट के मैं अपनी बात करूं, मैं टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेके आया हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस तरह से परफॉर्म भी कर सकूं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि में बात की, जिस तरह मैं आपकी बात काट रही हूँ बिलाल, मैंने स्टार्ट में ही बात की थी, जैसे हमारे आर्टिस्ट चले, काफी सारे आर्टिस्ट हमारे इसी तरह जो हमारे लेजेंड्स थे वो इस दुनिया से चले गए, ठीक है। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि एहसास खत्म हो गया। जो मुल्क के लिए सर्व कर रहे होते हैं, जो अपनी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, जो अपना एक, मैं समझती हूँ ये बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ पर हम अगर बैठे होते हैं तो ये एक हमारे यहाँ जो देखने वाले को बहुत आसान लग रहा होता है। इसमें हम हुकूमत को ब्लेम करें ना करें, लेकिन मैं तो माशरे को ब्लेम इसलिए करूँगा। और वो मैं सब लोगों से अपील करता रहा, एक देखें ये टाइम सब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इस हद तक हम लोग बाज का बेहस हो जाते हैं, किसी की कमजोरी को किसी वजह से तशबीह दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि
हमने तो क्या अल्लाह इतना ज्यादा वो तूने अल्लाह माफ करे कि नहीं कि वो उसको सजा दे रहे हैं। हम ये समझने लग जाते हैं कि शायद ये इस वजह से इसको मिल रहा है। हर जगह हम कोई ना कोई बात निकाल देते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल्ला है हमारे साथ। जी। अच्छा अब्दुल्ला, क्या कहना चाहोगे? ये डेंगू के हवाले से पूछना है। डेंगू के हवाले से पूछना है? क्या पूछना है डेंगू के हवाले से? इसके अलामात क्या हैं? अच्छा, इसके अलावा डेंगू के हवाले से बात करें तो सेम, एक तो तेज बुखार का शदीद होना और उसके अलावा बुखार का ना रुकना। इसमें यह है कि डेंगू टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि निश्तर इमरजेंसी में इस हवाले से काउंटर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल में काउंटर मौजूद है और तमाम जितने भी सरकारी मेन हॉस्पिटल है वहाँ पर डेंगू के हवाले से काउंटर मौजूद हैं। अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है और बुखार रुकने का नाम नहीं ले रहा, वीकनेस आ रही है, तो फौरी जाकर आप एक डेंगू टेस्ट करा दें। उसमें वो डेंगू फ्री टेस्ट ही होता है और वहीं से फिर आपकी रिपोर्ट आ जाती है और एक वहीं पर जो एक टेस्ट होता है, आई थिंक मुझे वो माइंड में नहीं है, वो वहीं पर जो ब्लड का टेस्ट होता है उसमें आपके जो वाइट ब्लड सेल और बाकी चीजें आ जाती हैं, उसमें फौरी पता चल जाता है कि क्या वाकई इस पर डेंगू इफेक्ट तो नहीं कर रहा। जब वाइट ब्लड सेल कम होना शुरू हो रहे हों तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें डेंगू की अलामात आ रही हैं। तो ये एक सिम्टम्स हैं। तो अगर किसी को इस तरह का फील हो रहा है तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल में जाकर अपना इब्तदाई चेकअप करा सकता है। फिर जब रिपोर्ट आएगी, फिर जब डॉक्टर्स को देखेंगे तो वो फिर अंदाजा लगा सकेंगे कि ये इसको डेंगू हो चुका है। कोविड और डेंगू में फ़र्क इसलिए है कि कोविड ने किसी को कम इफेक्ट किया, किसी को ज़्यादा किया, लेकिन डेंगू का मसला ये है कि उसमें ट्रीटमेंट में जैसा भी ट्रीटमेंट होता है उसमें 15-16 दिन वहाँ से गुजारना पड़ते हैं। छोटी सिस्टर को डेंगू हुआ था तो हमने देखा कि उसकी क्योंकि आप बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। हर किसी के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। एक और चीज का जरूर ख्याल करें कि घरों में जो आपके हम पानी जमा करते हैं, हमारे जो फ्रीजर है उसकी जो ट्रे है उसको हम रोजाना से साफ करें। गमलों में पानी है उसको रोजाना से साफ करें। कैसा मच्छर है साफ पानी पे आता है? हाँ, ये वैसा मच्छर है जो कि साफ पानी पे आता है। तो उसके अलावा हमारे जो एसी है बाहर वो हमने टब रखे होते हैं उनको हम साफ करते रहें, तो पानी जमा ना होने दें। उसके अलावा मच्छर मार स्प्रे आप खुद कराएं, क्योंकि महकमा हेल्थ से कराएंगे तो उसका फायदा ज्यादा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी बहुत सारी बातें जो है वो बिलाल से टाइम को पता ही नहीं चला, गुजर गया। बहुत सारी बातें करनी भी थी अभी और भी, लेकिन बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मसरूर अली साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस M5 सेक्टर मोटरवेज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वेलकम ठीक करते हैं ठाक। अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे साथ हैं मीर सैयद बासित तिरमिजी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा, एक तो इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जानेंगे कि क्या क्या काम कर रहे हैं, इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे। और साथ ही जो है सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो अवेयरनेस के हवाले से क्योंकि मज़ीद बात होगी, रोड सेफ्टी के हवाले से बात होगी, और जो मोटरवे पुलिस इस टाइम अपना काम कर रही है उस हवाले से भी जानेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे। 14 अगस्त भी रहा, इनकी भी माशाल्लाह बड़ी एक्टिविटीज़ रहीं, उस हवाले से भी जानेंगे। सर सबसे पहले तो हमें बताएं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहीं इन दिनों में और अभी तक चल रही हैं? देखिए, 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का दिन है। हर कौम के लिए उसका जो योम आज़ादी होता है, तो मोटरवे पुलिस ने बड़ा जोश व खरोश के साथ मनाया उसको। उसमें हमारा एक परचम सलाम होता है, उसके बाद मेहमान आते हैं, स्कूलों के बच्चे आते हैं जो हमारे साथ मिली नगमे गाते हैं। मतलब जिस तरह हक बनता है उस तरह उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस दफ़ा जो स्पेशल काम किया कि पब्लिक में मोटरवे के ऊपर हम लोग गिफ्ट हैम्पर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने लोगों में पौधे तकसीम किए हैं जो रोड यूज़र्स हैं कि अगर वो कराची जा रहा है या वो पेशावर जा रहा है, वो जहाँ भी जा रहा है, तो हमारे साथ मोटरवे पुलिस से वो एक तोहफा लेके गया है, एक दरख्त का, एक पौधे का, जो जाके लगाएगा वहाँ, और क्लीन एंड ग्रीन जो पाकिस्तान है उसमें बड़ा एक्टिव रोल जो है वो प्ले करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मोटरवे पुलिस जो इस टाइम अपना काम कर रही है, थोड़ा उसके हवाले से भी हमें बताइएगा। देखिए, मोटरवे पुलिस की मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि 1997 में ये एक्सपीरियंस किया गया
प्रोफिशेंट, एक्सपीरियंस्ड और इफेक्टिव एक पुलिस डिपार्टमेंट बनाया जाए, जो कि जिसकी जो पहचान होगी वो पब्लिक फ्रेंडली होगी, कि जिससे लोग डरे ना। वरना आमतौर पर पुलिस कल्चर से लोग मतलब डरते हैं, शाइनेस फील करते हैं। तो हमारी जब फोर्स 97 में आई तो इसके क्रिटिक्स ज़्यादा थे, नकात ज़्यादा थे और इनकरेज करने वाले कम थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो हमारी इंतज़ामिया थी, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने साबित कर दिखाया कि पाकिस्तान में भी एक अच्छी फोर्स, एक फ्रेंडली फोर्स जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लोगों ने बड़ी मेहनत की और उसी मेहनत की वजह से 2001 में जो जिस छोटी सी फोर्स ने लाहौर इस्लामाबाद से आगाज़ किया था वो फिर पूरी हाईवेज पर आ गई और इस वक्त 4696 किलोमीटर हैं जहां पर मोटरवे पुलिस की गाड़ियां दिन रात पेट्रोल कर रही हैं और किसी को भी मुश्किल हो तो उसमें वो काम आती हैं। बेसिक हमारा जो विजन है हमारा, वो सेफ एंड सिक्योर रोड्स प्रोवाइड करना है अपनी पाकिस्तानी पब्लिक को, कि जब वो सफ़र करें तो उनको एहसास हो कि समवन इज वाचिंग देम, कि कोई है उनकी केयर करने वाला। तो ये मोटरवे पुलिस है हमारा। क्योंकि हम लोग जब सफ़र पे निकलते हैं तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों को भूल भी जाते हैं ना। हम लोगों को ये होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे रोड्स पे जो हादसा होते हैं वो इसी वजह से होता है कि ओवर स्पीड हम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग होती है। लोगों में थोड़ा सा होता है कि बस किसी तरीके से हम बस जल्दी पहुंच जाएं, तो इसकी वजह से भी हादसा होते हैं। लेकिन हम जब मोटरवे पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर हम अपनी लिमिट में रहते हैं। डेफिनेटली अगर आप लोग भूल जाते हैं तो हम हैं वहाँ याद करने। बिल्कुल वही ना, मैं वही तो कह रही हूँ, आप लोग मौजूद होते हैं तो फिर हम अपनी लिमिट्स में उसको क्रॉस नहीं करते, फिर उसको याद रखते हैं और सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा जी, और इसके साथ ही बासित से भी जानेंगे। बासित, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से सबसे पहले तो जानते हैं और उसके बाद जो है फिर आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे। सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने 2010 के अंदर सबसे पहले सोशल वर्किंग शुरू की, जब मेरा ख्याल है मेरी उम्र उस टाइम तकरीबन कोई 16-17 साल थी। और उसके इस काम के अंदर आने का इत्तेफाक जो है वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त कह लें, उस्ताद कह लें, शहजाद फ्रांसिस साहब थे, उनके साथ जाते रहे। और इत्तेफाक ये था कि मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि जब मेरा एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था, एक पॉलिटिकल हर लिहाज से, पर मैं जब पहली बार उस जगह पे गया तो मैं लास्ट सीट पे बैठा था। उस लास्ट सीट पे बैठने के बाद आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सारा एक सफ़र था। इसके अंदर काम की जब बात आए तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ और यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कहना कि हम बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम ये बात सोचे तो हम सब सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि इस्लाम हमें दरसी हमदर्दी, एहसास, इन सब चीज़ों का दे रहा है जिससे हम बहुत दूर चले गए। काम के बारे में आए तो मैंने अपने इलाका, मेरा खानेवाल, वहाँ बहुत काम किया। मेरा भाई गांव है सराय सद्दू, वहाँ पे बहुत काम किया। एक NGOs आई थी CDF के नाम से, चोलिस्तान डेवलपमेंट फाउंडेशन, उनके साथ वाटर सप्लाई के ऊपर चोलिस्तान में बहुत सारा काम किया। उसके बाद आपका बलोचिस्तान है, वहाँ पे पीस वर्क बहुत ज़्यादा किया। उसके साथ साथ क्या नाम है, कुछ सेमिनार्स एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारा ऐसा काम था कि शायद अब तो कुछ काम याद भी नहीं रहा कि इतना काम कर चुके इतनी कम उम्र के अंदर कि जिसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कैसे घर में आँख खोली कि जहाँ से मुझे एक एहसास, हमदर्दी और का जो जज्बा था ना बचपन से। मैं आपको यहाँ पे मज़ेदार बात बताता जाऊँ कि मुझे बचपन में शौक था एक्टर बनने का, जिसके लिए मैंने मैथ्स, कॉमेडी सब कुछ किया, पर जो कुदरत को मंजूर के मैं अच्छा सोशल एक्टिविस्ट बन गया, ये उसका बड़ा एहसान है। मैंने काम के ऊपर इतना काम किया और मज़ेदार बात ये, मैं आज भी ओपन ऑन एयर कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई भी NGOs 1 रुपए का क्लेम नहीं कर सकती है कि मैं किसी का 1 रुपए का कोई लेने वाला हूँ, कि यानी कभी मैंने TA भी कोई किसी से लिया हो कि भाई आप मुझे दें। तो मैं किसी का इस मामले में मैंने जितना काम किया वो बिल्कुल नेक नियति और साफ नियत से किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यही जज्बा होना भी चाहिए जब आप सोशल आप वर्क कर रहे होते हैं, तो फिर आपके अंदर बेहद अपने काम के साथ लॉयल्टी और उसके साथ वो जज्बा, हिम्मत, ये सब चीज़ें आपके साथ होना बड़ी ज़रूरी है, तभी आप वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सोशल एक्टिविस्ट और जो ये सोशल वर्क है ना, अब ये बिजनेस बन गया है। शायद मेरी बात से इसके बाद मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा, जैसे हमेशा किया जाता है, पर अब ये बिजनेस बन गया है। आज से कुछ टाइम पहले तक जो क्या नाम है, ये NGOs जितना अच्छा काम कर रही थी उसके अंदर बहुत सारी सर्वाइवेशन थी, बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे थे।
ये कहना आसान होता है कि जी ये सिलाई मशीन देने से क्या होता है। यार आप ये देखें, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, अगर उसके घर में एक सिलाई मशीन चली जाती है ना, तो उसके घर के अंदर एक टाइम का खाना तो पक सकता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हम लोग गौर नहीं कर रहे होते हैं। और ये सोशल वर्किंग ऐसा काम है जिसके ऊपर आप 24 घंटे अपने वर्किंग के ऊपर मौजूद हैं। सम टाइम ऐसे होता है रात को 12 बजे भी मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, उन बेचारों को समझ नहीं आ रही होती, वो औरत को उस कहीं से नंबर लेके राब्ता करके वो हमें राब्ता कर रहे हैं, जी मुझे बताएं जी मैं क्या कर सकती हूँ। अब हमारे माशरे में क्या, तो उन्हें कहते हैं जी आप थाने चले जाएं, जी जाके से पर्चा कटवा दो। यार आप ये देखें, इस्लाम ने उन्हें एक पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ दिया है, आप उनको सुलह की तरफ लेके जाए, हम उन्हें दूसरे कल्चर पे ले जाते हैं और इन्हें अलहदा करा दें। आपकी जाहिर सी बात है कि जो इंसानियत की खिदमत है वो तो जाहिर सी बात है, उसका तो एक अलग ही वो मुकाम भी है। और हमें सबसे पहले इंसानियत को देखना चाहिए। और फिर बहुत सारी मैं कहती हूँ जब हम मसाइल हैं हमारे यहाँ, तो अब जिस तरह इस टाइम मुल्क की और सियासी सूरत हाल चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा मुसीबतों का शिकार भी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो अगर आप जितनी हेल्प कर सकते हैं, जितने अपनी इस्तात के मुताबिक, तो अगर आप किसी के साथ अच्छा नेक नियति के साथ उसका साथ देते हैं तो अल्लाह ताला भी उसका सिला देता है आपको। तो ये तो चीज़ हमेशा में है कि अच्छाई जो है वो हमेशा जिंदा रहती है। अच्छाई बिल्कुल जी। इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं सर, रोड सेफ्टी के हवाले से लाजमी आपसे जानूंगी कि रोड सेफ्टी के बारे में हमें बताएं, किस तरह हम ख्याल रख सकते हैं और इसकी कितनी अहमियत है। देखिए, रोड सेफ्टी बेसिकली किसी भी सड़क पर बनाए हुए जो रूल्स हैं उनको मानना, उन पर अमल करना, ताकि रोड पर एक्सीडेंट ना हो। बेसिकली अब टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई हैं रिसर्च के साथ साथ। पहले हम कहते थे कि रोड एक्सीडेंट है, अभी रोड क्रैश कहते हैं। रोड क्रैश इसलिए कि 90% जो हादसा होते हैं उसमें इंसानी गलती होती है, और एक्सीडेंट हम एक हादसा कह सकते हैं जैसे कोई लैंडस्लाइडिंग हो गई किसी ऐसी जगह पर, कोई ऐसा मामला बन गया। तो एक हादसा जो होता है अपने पीछे अनगिनत कहानियां छोड़ जाता है। जो लॉस होता है, लॉस वो हमेशा के लिए होता है। एक शख्स जो बीमार होकर फोत हुआ है और उसके बरक्स एक शख्स जिसका हादसे में जिसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो एक सडन डेथ होती है, कोई बंदे की तैयारी नहीं होती। एक बंदा घर से तैयार होकर निकलता है ऑफिस जाने के लिए, या एक बच्चा स्कूल के लिए जा रहा है, और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जब उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचती है तो फिर उसके मतलब जो लॉस होता है वो घर वालों के लिए कई नस्लों तक होता है। लेट्स से एक शख्स है, उसकी 40,000 इनकम है, एक मिडिल इनकम हम करते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो शदीद जख्मी होकर सारी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाता है, तो उसके घर पर कितना बड़ा इफेक्ट होगा। उसके बच्चों की जो एजुकेशन है वो रह जाएगी, और उसके जो घर वाले हैं उसको बाहर निकल कर काम करना पड़ेगा, और साथ में उसकी भी केयर करना पड़ेगी। अपना भी लॉस हुआ, फैमिली का भी लॉस हुआ, कंट्री का भी लॉस हुआ। तो रोड सेफ्टी के रूल्स पर अमल करना इतना ज़रूरी है। और रोड सेफ्टी कोई अफलातून किस्म के कोई रूल्स नहीं है, ये जस्ट बेसिक रूल्स हैं कि ऑलवेज बी केयरफुल, कि सिंपल आसान कवानीन है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं, जैसे बासित है एक एक्टिविस्ट है, दूसरों के लिए काम कर रहा है, बट रोड सेफ्टी है हमने अपने लिए करना है। कि जब हम सेफ होंगे, एक वक्त था जब हम रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को बताते थे कि इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर यू आर सेफ। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आप महफूज हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमें खुद भी एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छा ड्राइवर होना ज़रूरी नहीं है, एक डिफेंसिव ड्राइवर होना ज़रूरी है। और डिफेंसिव ड्राइवर क्या होता है कि जो दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्व कर सके, कि दूसरे शख्स ने गलती की लेकिन आपकी ड्राइविंग इतनी मोहतात थी कि आप उसकी गलती को ऑब्जर्व करके एक्सीडेंट से बच गए। लेकिन अब मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग अ डिफेंसिव ड्राइविंग इज़ नॉट एवरीथिंग। जब तक सड़क के ऊपर चलने वाला हर शख्स रोड सेफ्टी पर अमल नहीं करेगा, हम महफूज नहीं है। आप अच्छी ड्राइवर हैं, आप रेड सिग्नल पर आपने गाड़ी पार्क की, बट व्हाट अबाउट अ ट्रक कि जो पीछे से आ रहा है उसकी ब्रेक फेल हो गई है, या वो मोबाइल फोन यूज कर रहा था। तो जो बंदा कानून पर अमल कर रहा है, जो अच्छा ड्राइवर है, वो भी महफूज नहीं है। तो सड़क पर सबका रोड सेफ्टी पर अमल करना ज़रूरी है, और इसी से ही नेशन की जो है आगे तरक्की हो सकती है। आप देखें कि मोर देन 13% जो हमारा जो इनकम होती है कंट्रीज़ की, वो इसी चीज़ में चली जाती है, रोड क्रैश एक्सीडेंट में। जब बंदा जख्मी होगा या उसकी डेथ होगी तो हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट होगी उसके ऊपर। उसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी थी उसकी, जो वो कमा रहा था, जो किसी इदारे में था या किसी इंडस्ट्री में था, तो वो भी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसको फिल होने में फिर टाइम लगेगा। तो ये इतना बड़ा लॉस है जिससे
ओवरऑल पूरी कंट्री जो है वो मुतासिर होती है। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे जब भी आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो क्या एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, इस सवाल के जवाब से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में दो किस्म की मेजर रोड्स हैं, एक को मोटरवे कहते हैं और एक को हाईवे कहते हैं। तो एक तो हमें इनमें बुनियादी फ़र्क का पता होना चाहिए कि हाईवे तो कोई भी ऐसा रोड है जिसको फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस कर दे और जो एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रही है, लेकिन मोटरवेज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इनमें एंट्री और एग्जिट के लिए गेट बना होता है, यानी प्लाजा बना होता है। आप कहीं से उनके अलावा ज्वाइन नहीं कर सकते, आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप रुक नहीं सकते वहाँ पर, वहाँ सिवाय कि जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं लाइक सर्विस एरियाज़ हैं, रेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो स्पेशली मोटरवे पर जब आपने गाड़ी लेकर जानी है तो सबसे पहली चीज़ जो इंश्योर करनी है कि क्या आपकी गाड़ी फिट है, क्या उसके टायर्स ठीक हैं, उसकी ब्रेक्स ठीक हैं, उसके अंदर जो लुब्रिकेंट्स हैं लाइक उसका इंजन ऑयल है, उसका कूलेंट है, ये तमाम लुब्रिकेंट्स उसके ठीक हैं। अगर आपकी गाड़ी फिट है तो फिर आप अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे इंश्योरिंग कि उसके अंदर इनफ फ्यूल भी मौजूद है, क्योंकि मोटरवे के ऊपर आपको जगह जगह पंप नहीं मिलेंगे, सर्विस एरियाज में मिलेंगे। फिर जब आप मोटरवे ज्वाइन कर लेते हैं तो मोटरवे के ऊपर जो LTVs हैं या जो कार्स हैं, जीप्स हैं, उनकी स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर, क्योंकि फ्री वे है, वहाँ पर ना पेडिस्ट्रियन है ना साइकिलिस्ट है। और जो STVs हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली चीज़ स्पीड लिमिट को अवॉइड करना। सेकंड, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना। मोबाइल फ़ोन मीन्स एनी डिस्ट्रैक्शन। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन हमारी मतलब हमें डिस्ट्रैक्ट करता है ड्राइविंग से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बर्गर खा रहे हैं ड्राइविंग करते हुए तो आपको लगेगा यार केचप गिरेगा, मतलब आपकी तवज्जो उस तरफ चली जाएगी। इवन अगर आपने पानी की बोतल एक डैशबोर्ड पर रख दी है तो किसी भी जगह वो गिरकर ब्रेक पैडल के नीचे आ सकती है और उससे हादसा हो सकता है। तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। आपका जो ड्राइवर है उसका फोकस होना चाहिए ड्राइविंग पर। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें यह है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो मोटरवे के ऊपर। मोटरवे के ऊपर 33% जो एक्सीडेंट्स हैं वो नींद आने की वजह से होते हैं। हाँ। और मैं ये भी यहाँ व्यूवर्स को बताता चलूँ कि हादसा जो नींद की वजह से होते हैं सिर्फ रात को नहीं होते। हमने कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे भी डील किए हैं कि दिन के वक्त होते हैं, क्योंकि रात को किसी बंदे ने रेस्ट नहीं किया होता और दिन को कहता है मैं ट्रैवल करता हूँ। तो ऐसी सूरत में स्पेशली मोटरवे के ऊपर जब आप ड्राइव करें आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रेश हैं और फिर हर 60 किलोमीटर के बाद मोटरवे के ऊपर एक बड़ा अच्छा सर्विस एरिया है, रेस्ट एरिया है। अब आपको नींद आ रही है, हर 2 घंटे के बाद आप 20 मिनट या 30 मिनट वहाँ पर आएँ, फ्रेश हों, थोड़ी देर से आँख लगा लें, फ्रेश होकर गाड़ी चलाएँ। नॉर्मली हम यही समझते हैं ड्राइविंग के वक्त कि हम जाग रहे हैं, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस हो गया होता है। जो ड्राइवर जिनका एक्सीडेंट हुआ उनकी आंखें खुली होती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती, और जब गाड़ी लग जाती है तो उसके बाद जो है वो उनको पता चलता है। तो 3 चीज़ें बेसिक हैं। ओवर स्पीडिंग ना करें, नंबर 1। नंबर 2, डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग ना करें, फोकस करें ड्राइविंग के ऊपर। और नंबर 3 ये है कि फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर लेन डिसिप्लिन है, बाकी चीज़ें जो आ जाती हैं, तो इन पर अमल करें और बड़ा महफूज सफ़र है और बड़ी खूबसूरत शाहराएं हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद भी आपसे जानते हैं, बासित आपसे ये जानते हैं कि जिस तरह अभी हम लोगों के मसाइलों को देखते हैं तो आप ज़्यादा किन चीज़ों को देख रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं? बेसिकली मैंने एक स्पेसिफिक वे पे कभी काम ही नहीं किया। मैं ओपन वे पे काम करता हूँ, यानी कि आपका प्रोजेक्ट है, CDF है, उनका प्रोजेक्ट आया, एक क्या नाम है सैप पाकिस्तान थी, उनका प्रोजेक्ट है, तो मैं प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता हूँ। तो उन प्रोजेक्ट्स का जो वर्क है मैंने उसके अंदर जो ज़्यादातर काम किया उसको आप ये कह लें, मैंने वाटर सप्लाई पे बहुत काम किया, पीस वर्क बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि जिसको पाकिस्तान को हम एक बड़े मुश्किल हालात से गुजरे कुछ टाइम पहले, तो अल्लाह पाकिस्तान के साथ लिए हालात और बेहतर करे, तो उसके लिए पीस वर्क में बहुत काम किया। उसके बाद फैमिली रिलेशनशिप्स में बहुत काम किया, यानी मियाँ बीवी के झगड़े, बहन भाइयों के झगड़े जो थाने कचहरी में चले जाते थे, और आपने सही सुलह वाले काम उसके अंदर। चले, अच्छी बात है। हमारा ये होता था कि हम जाते थे विलेजेस के अंदर, वहाँ पे कुछ लोगों को 50-60 लोग इकट्ठे किए, उनसे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की। फिर अगर कोई मसाइल आ गया तो फिर वहाँ के जो नंबरदार और वडेरे होते थे उनके थ्रू उन मसाइल को हल करने की कोशिश की, इस पे काम किया। उसके बाद मैंने ज़ाती तौर पे जो काम किया वो ये था कि मेरा गांव है सराय सद्दू,
वहाँ पे हमने पर्सनली तौर के ऊपर एक इवेंट को कहना, जिस तरह यहाँ पे जश्न बहारा होता है, वहाँ पे इवेंट जश्न बहारा करवाया, वहाँ की जो फुटपाथ थे वहाँ पे पौधे वगैरह लगवाए, इस तरह के मुख्तलिफ काम थे। यानी आप ये कह लें नालियाँ, लोगों को ये नहीं पता होता था कि अगर हमारे गली की नाली ख़राब है तो हमने उसको ठीक कैसे करवाना, उसके लिए एप्लीकेशन मूव कैसे करनी है, तो उसके ऊपर उन लोगों को ब्रीफ करते रहे। हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करते थे, वो आ जाते थे, वो भी कुछ बताते थे, कुछ हम बताते थे, उन्हें एप्लीकेशन मूव करना, इस किस्म के सारी चीज़ें उन्हें सिखाई कि भाई आप कैसे मूव करें कैसे ना करें। पर ज़्यादा जो मैंने काम किया ना, जो अंदर से मैंने काम जिसका ज़्यादा शौक था, वो पीस प्रमोशन का बहुत काम था, और वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक मैं उसको जाके करता रहा हूँ। अच्छा, अभी जिस तरह जाहिर सी बात है, आपने बताया कि आप एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आप फिर अब सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ आ गए, तो फिर क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अभी भी होता है कि हाँ थोड़ा मुझे या तो इस फील्ड में जाना चाहिए, या बिल्कुल अब किनारा कशी है, ये शौक ख़त्म हो गया? देखिए, शौक होता है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो किसी मजबूरी की वजह से तो आप छोड़ सकते हैं, पर शौक जो अंदर आपके अंदर की फीलिंग्स होती है ना, वो आपको। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो माशाल्लाह अपने साथ फील्ड को भी लेकर चल रहे हैं, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ भी जारी होती हैं, दोनों काम साथ साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, वो समझते हैं शायद हम अगर इस फील्ड में रहेंगे, जिस तरह आपके साथ बहुत सारे लोग, आपके चाहने वाले भी अटैच हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनको बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, तो आपको ये होता है कि चलें जी, आप उसमें आप जो है सबको साथ लेकर चल रहे होते हैं। इस तरह नहीं हुआ, या सिर्फ फोकस सिर्फ सोशल एक्टिविटीज की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं था। इत्तेफाक ये था कि मैं ब्रॉड माइंडेड था, मेरी फैमिली ब्रॉड माइंडेड थी, पर मेरा ताल्लुक एक सैयद फैमिली से था, तो जो मेरे इर्द गिर्द बाकी लोग थे ना, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं थे। अच्छा। जिसका एक बहुत बड़ा ना, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने नुकसान उठाया। इंसान को आप रिलीजियस हो, हालांकि जो मेरे वाले साहब है, हमारा सराय सद्दू में इमाम बारगाह, हम बिफोर पार्टीशन लाइसेंस होल्डर है, जो हम इंडिया से माइग्रेट होकर, हमें तकरीबन 100-150 साल का है, जो हम अभी तक उसे लेके चल रहे हैं। बस वो एक ऐसी चीज़ थी, वो एक ऐसा खोल था जो इर्द गिर्द के लोगों को, हत्ता कि बड़ी मजेदार बात है, मैंने एक दफ़ा जब पहली बार टिकटॉक पे वीडियो लगाई ना, तो उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज हुआ कि यार देखो यार, इसने गाने पे वीडियो लगा दी। अच्छा। और उससे मैं डीट हो गया, मैंने कहा नहीं, अब लगेगी तो लगती है, नो टेंशन। अच्छा, इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही ए10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं हादसा जो हैं वो आए दिन हो रहे होते हैं, जिसमें हम, जिस तरह आपने पहले बात की थी कि बेएहतियाती भी होती है, अभी आप क्या देखते हैं कि कितने लोग जो है वो हादसा का शिकार होते हैं, और थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, अब थोड़ा सा मैं आपको फिर पीछे लेके चलूँगा कि जो पहला रिकॉर्डेड हादसा है वो 1771 में हुआ, 1771 में, एक ट्रैक्टर और एक कार में हुआ। उसमें कोई इंजरी नहीं हुई कि स्पीड जस्ट 4 किलोमीटर थी, लेकिन लोगों को पता चला कि ये जो गाड़ियां जो बनी हैं इनसे हादसा भी हो सकता है। और जो पहली डेथ हुई वो 1869 में हुई, 1869 में मैरी वार्ड, आयरलैंड में एक खातून थी, वो पहली दफ़ा लोकोमोटिव वाली एक कार बनी जिसके ऊपर बैठी, जस्ट 6.5 किलोमीटर उसकी स्पीड थी, यानी कुछ भी नहीं है, जिसको हम अब कुछ भी नहीं समझते। तो एक शार्प कर्व के ऊपर वो गाड़ी से बाहर गिरी, और उसका जो रियर व्हील थे वो उसके ऊपर से गुजर गए, और वो सब लोग इकट्ठे हो गए काउंसिल में कि कैसे पॉसिबल है कि जो एक चीज़ हमने वेलफेयर के लिए बनाई, इंसान की आसानी के लिए बनाई, क्या वो इंसान की जान भी लेगी? तो तब उसके ऊपर रोड सेफ्टी पर काम शुरू हुआ। और अच्छी नेशंस वही होती हैं जो अपने तजुर्बात से सीखती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनमें जो डेथ है और जो नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 93% का फ़र्क है, यानी कि जो लो इनकम कंट्रीज़ एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं 93% हादसा और 93% डेथ यहाँ हो रही हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ सिर्फ 7% है। अब पूरी दुनिया में जो हम WHO कहता है कि 13,50,000 लोग हर साल हादसात में मारे जाते हैं। अगर हम इसको सेकंड्स के ऊपर लेके आएँ तो हर 26 सेकंड में बाहर सड़क पर किसी न किसी की मौत हो रही है सड़क के हादसा में, और तकरीबन 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन हादसात में इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब किसी की टांग टूट गई, किसी का बाजू, ये है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो 5 साल से 29 साल तक जो एज ग्रुप है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ उसमें रोड एक्सीडेंट है। अब आप देखिए ना कि यही उम्र होती है जिसमें इंसान ने आगे बढ़ना है। बचपन है तो सपने देखने हैं,
जवानी है तो उन सपनों को एग्जीक्यूट करना है, उनको ऊपर अमल करना है। तो 29 साल तक के जो नौजवान हैं, लीडिंग काज ऑफ डेथ रोड एक्सीडेंट है उसमें। अब अच्छा, मेल फीमेल का तनासुब अगर हम देखें, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न जो कल्चर है, यहाँ पर ज़्यादातर अभी भी मेल्स होते हैं जो घरों को चला रहे होते हैं। तो 73% मेल्स हादसात में मारे जा रहे हैं। तो वो इसका मतलब ये है कि जो वो घर हैं वो कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी जिस तरह हम रोड पे जाते देखते हैं, मोटरवे पे अक्सर हम देखते हैं टायर फट जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है, आप क्या समझते हैं कि उसमें ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है या कोई और रीज़न होती है? देखिए, मल्टी फैक्टर्स हैं इसके। नंबर 1 ये है कि जब हम टायर परचेज करते हैं तो अगर एक शख्स के पास जेन्युइन टायर्स हैं, लेट्स से कि 20,000 के, और एक हमें 15,000 के दे रहे हैं, तो हम हर बंदा ये चाहता है कि उसके कम पैसे लगे, तो वो सस्ते वाले टायर ले लेते हैं। सस्ते टायर ये होते हैं कि वो स्मगल्ड भी होते हैं, वो फैब्रिकेटेड भी होते हैं, कि उनको रिफर्बिश्ड किया गया होता है। सही। तो बज़ाहिर तो वो नया टायर जो है गाड़ी में डाल के बंदा सफ़र पर चल निकलता है। सेकंड ये होता है कि हम एक ही गो में चाहते हैं कि हम 7 घंटे या 8 घंटे जो है वो ट्रैवल करें। तो उसमें होता ये कि जब एक कंटिन्यूस स्पीड के ऊपर गाड़ी चल रही होती है तो उसमें जो एयर प्रेशर होता है, टायर फ्रिक्शन की वजह से टायर गर्म होता है। टायर जब गर्म होता है तो जो हवा गर्म होकर फैलती है तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। थर्ड ये होता है कि टायर हम लोग चेंज नहीं करते हैं, दैट्स नॉट आवर प्रेफरेंस। मल्टीनेशनल कंपनीज या डिपार्टमेंट्स तो इस चीज़ का ख्याल करते हैं, लेकिन जो एक आम रोड यूज़र है वो जब तक टायर बिल्कुल फ्लैट नहीं हो जाता वो तब तक गाड़ी चलती रहती है, वो नहीं करता। या इसी तरह जो कमर्शियल हैं, जो HTVs हैं, जो ट्रॉलर्स वगैरह हैं, वो पैसे बचाने के लिए वो उन जो वॉर्न आउट जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर वो गाड़ी चलाते हैं, इस वजह से भी जो है टायर वो फट जाता है। लेकिन मोटरवे पुलिस क्या कर रही है, हम लोग प्लाजाज के ऊपर जब वो गाड़ी ज्वाइन करती है तो हम उसको देखते हैं, अगर उसके टायर इस काबिल होते हैं तो हम उसको मोटरवे पर इन करते हैं, वरना हम उसे आउट करवा देते हैं। और फिर भी अगर कोई गाड़ी कहीं पर भी जब इंटरेक्शन होता है हमारा रोड के ऊपर किसी वायलेशन में या किसी हेल्प के सिलसिले में, तो हर ऑफिसर हमारा दे आर वेल ब्रीफ्ड, उसके टायर्स लाजमी देखते हैं। सर, हम देखते हैं आए दिन ये भी वाकयात देखने में आए कि चोरी और डकैती के हवाले से, डकैती के बहुत सारे इस तरह के मामला था, तो उस हवाले से भी इस पे जो है वो कंट्रोल किया है आप लोगों ने, आप लोगों की क्या सर्विसेज हैं? या बिल्कुल, देखिए चोरी और डकैती जहाँ पर मोटरवे पुलिस है वहाँ पर बहुत कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो 24 आवर्स पेट्रोल पे हैं, रात हो दिन हो ईद हो, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो रोड से हटती नहीं हैं। और बड़ा लिमिटेड एरिया हमने एक गाड़ी को दिया होता है, उसकी नज़र होती है। फिर अगर हम मोटरवे की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास कैमराज हैं जिनसे हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो क्राइम्स ना होने के बराबर है। फिर भी देखें, आइडियल सिचुएशन तो शायद दुनिया में पॉसिबल ही नहीं होती, बट मैक्सिमम ऑफ आवर एफर्ट्स जो है काफ़ी हद तक जो है इसको कंट्रोल है। लेकिन जो ज़्यादातर वाक़यात होते हैं वो फिर उन रोड्स पे होते हैं जहाँ पर पुलिसिंग नहीं होती, ऐसे रोड्स के ऊपर जो है ना इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। और जो ओवर स्पीड करते हैं, जैसे हमारे मोस्टली तो हमारे नौजवान जो है ना वो इसमें ज़्यादा, तो उनके लिए क्या फिर कोई सज़ा होती है, किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह देखते हैं कि उनकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ जा रहे हैं? वो देखिए, स्पीड चेकिंग करने के हमारे पास बड़े लेटेस्ट इक्विपमेंट है, हम जगह जगह स्पीड चेक करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस जहां पर है, डेली ऑलमोस्ट 4200 लोगों को ओवर स्पीड में जो है चलान हो रहा होता है। उसके अलावा ये कि हम ब्रीफ भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक और भी एक्सरसाइज शुरू की, सब लोगों को बता दूं कि जो बंदा एक्सेसिव स्पीड पर है, कार ड्राइवर है, जीप ड्राइवर है, हुसोएवर ही इज, तो उसके ऊपर अब हम FIR भी दे रहे हैं। लाजमी नहीं कि हादसे के बाद ही ये काम किया जाए, अब हादसे से पहले भी दी जा रही है। तो इसलिए जो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ फाइन देंगे ओवर स्पीडिंग का, तो उन्हें जरा केयर करनी चाहिए, बिहाइंड द बार्स भी वो लोग जा सकते हैं। सही है। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि थोड़ा इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो इन हादसा से बच सकेंगे ना, कि जो हम लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। और अच्छा, रेसेस का भी बड़ा होता है ना नौजवानों को, कि बस हम किसी तरीके से इस गाड़ी से जो है वो आगे निकल जाए। देखिए, हमारा जो एज ए नेशन अलमिया है, हम सबका ही है कि जो हमारा फ्री टाइम होता है जिसमें हमने तैयारी करनी होती है, हम उसमें बड़ा रिलैक्स रहते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, TV देख रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। और फिर जब मार्जिन अगर 20 मिनट का रोड का था तो हम 15 मिनट रखते हैं उसको, और फिर हम उसको रैश ड्राइविंग करते हैं कि हम उस जो हमने पीछे टाइम ज़ाया किया था उसको कवर करने के लिए। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम देखते हैं एक बंदा बड़ी ओवर स्पीड करके जा रहा है
और बाद में जब हम कहीं पहुंचते हैं तो वो बंदा खड़ा होकर बस जस्ट कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। मतलब वो जिंदगी की अहमियत का एहसास नहीं करते, शऊर की कमी है। और मोटरवे पुलिस जो है वो शऊर ही दे रही है आवाम को। हम उसमें रोड के ऊपर भी दे रहे हैं, हम मीडिया के ऊपर भी हैं, और उसके अलावा स्कूल्स कॉलेजेस में जाके हमारे ऑफिसर्स उनको बताते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं आज के बच्चे वो कल के ड्राइवर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ग्रूम करें। तो बसेस का बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बसेस एक्सीडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं, मैं बताऊं कि बस के हादसा इतने ज़्यादा हैं नहीं, लेकिन बस का एक हादसा भी जो होता है वो ज़ाहिर है कि वो पूरी मुल्क में जो है एक सेंसेशन फैल जाती है। तो बसेस के ऊपर मोटर पुलिस का बहुत सख्त चेक है। लाइक अगर 5 घंटे से ऊपर बस का सफ़र है तो उसमें दोनों ड्राइवर्स का वैलिड लाइसेंस, एक्सपीरियंस ड्राइवर्स का होना ज़रूरी है। जितनी भी बसेस हमारे पास चल रही हैं हमने उनकी ट्रैकर एक्सेस हमारे पास है मोटर पुलिस के पास। लाजमी नहीं कि हमारा कैमरा ही चेक करेगा उसको, हम हमारे जो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं वो हर बस को मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रही, क्या वो नहीं कर। उसके अलावा हमने तमाम बसेस में डैश कैम्स लगवा दिए हैं, उनकी मॉनिटरिंग जारी है कि कहीं ड्राइवर को नींद तो नहीं आ रही। फिर हमारे हर 50 किलोमीटर बाद या 100 किलोमीटर बाद हमारे मूवी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं ना सिर्फ ड्राइवर्स को ब्रीफ करते हैं बल्कि जो पैसेंजर्स हैं उनको भी बताते हैं, जो फ्रंट सीट्स पे बैठे होते हैं, कि आपने ड्राइवर को देखना है। अगर लेट से कि अगर उसको मतलब डोज ऑफ कर रहा है, वो नींद आ रही है उसको, तो वो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें या डायरेक्ट उसको कहें। इसके अलावा हमने फ्रंट सीट्स के आगे बहुत बड़े स्टिकर्स भी लगा दिए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप ड्राइवर के ऊपर नजर रखें, अगर उसको नींद आती है तो फिर आपने जो है वो बता देना है। बाकी ड्राइवर्स की कैजुअलनेस या ओवर स्पीडिंग, अगर कोई भी कंपनी इस तरह की करती है तो फौरी तौर पर हम उसको मोटरवे पर उसकी एंट्री बैन कर देते हैं। और एक कंपनी जो है उसको डेफिनेटली अगर वो 1 महीने के लिए भी बैन हुई है तो उसको तो बहुत ज्यादा लॉस होगा बिजनेस का। और अब वो दौर नहीं है। एक दौर था जब शाली मतलब कोई भी कंपनी जो थी वो कहा करते थे कि बस ठीक है यार आप ओवर स्पीडिंग करें। अब बसेस की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, फिर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो पीएसपी कंपनीज हैं वो कभी भी नहीं चाहती कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो। कोई ड्राइवर अगर उसमें जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे करे तो उसको कंपनी भी जो है आउट कर देती है। और अभी हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, उसमें जितने भी पीएसपी के ड्राइवर्स हैं उन सब का डाटा होगा। एक ड्राइवर अगर एक कंपनी में वायलेशन करता है और एक्सीडेंट करता है तो उसको बाद में पाकिस्तान में कोई भी कंपनी उसको ड्राइविंग की वो नहीं देगी। तो फिर ड्राइवर्स को डेफिनेटली केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर उन्होंने एक्सीडेंट किया तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। वही बात है ना, हमारे यहाँ कवानीन भी हैं, रूल्स हैं, बस बात यह है कि उनके ऊपर अमल दरामद करना है। बिल्कुल, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों में बेहतरी नहीं ला सकते। बासित साहब से जानेंगे, जैसा अभी तो सोशल एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है? जहाँ तक सोचने की बात है तो ख्वाहिश अभी भी वही है, एक्टर बनना है। एक्टर बनना हाँ, इसको चांस तो वैसे मिलना चाहिए। वो मैं हमेशा कहता हूँ सोशल एक्टिविस्ट जो काम सोशल वर्किंग करता है ना, किसी दूसरे के लिए इंसान काम करता है ना, वो अपने अंदर से करता है। और आप इस दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो ज्यादा हसास तबीयत के लोग होते तो वो दूसरे का पेन जो है वो बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर वो कोशिश भी उनकी यही होती है कि अगले बंदे का जो दुख दर्द है उसको किस तरीके से दूर करना है। आप ये देखिए कितने आपके एक्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जिन्होंने क्या नाम है फ्लड रिलीफ के अंदर बहुत सारी जगह पे कितना काम किया, कोरोना के अंदर कितना काम किया एक्टर्स ने। बेचारे जो लोग क्या नाम है कभी दिन में उठते नहीं थे तो ट्राई करो, वो लोग रोड पे खड़े रहते थे बेचारे। अच्छा, कभी कहीं ट्राई किया है, कहीं मौका मिला है कि जाके आप, जाहिर सी बात है अब हमारी इंडस्ट्री जो है हम देखते हैं लाहौर है या फिर कराची है, इस टाइम मेन हब जो है वो कराची है। तो आपने वहाँ ट्राई किया, कोई ऑडिशन वगैरह? अभी तक ट्राई भी नहीं किया। आपने वहाँ दिखाई हो? अच्छा, जिंदगी की कोई मसरूफियत ऐसी थी कि वो जो कहते हैं ना, जब जवानी आती है ना इंसान पे तो हम बहुत फकीर मिजाज बन गए। इस सोशल वर्किंग में रह रहा के सोच लिया कि सब यही काम कर जो शुरू कर दिया, इसी की तरफ लगे रहते हैं। तो इतना कभी टाइम ही नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे इंडस्ट्री के बहुत सारे ताल्लुक ऐसे हैं, बड़े बड़े नाम है, उनसे बड़ा अच्छा हेलो है, वो लोग कहते भी आप आओ, पर बस क्यों नहीं जाते हो फिर? कोई सोच इतने लोग जानने वाले हैं तो क्यों नहीं जाते हो फिर? तो जाना चाहिए आपको लाजमी, अगर आपके अंदर शौक है। मतलब मुझे शौक था होस्ट बनने का, तो मैंने तो अपने इसी प्रोफेशन को लिया और आज तक कंटिन्यू। मुझे शौक होस्ट का है। हाँ, अच्छा, इत्तेफाक जो मुझे होस्ट का ही शौक है। बहुत सारे शौक हैं,
होस्टिंग का भी है, एक्टिंग का भी है, सोशल एक्टिविटी। मैंने एक प्रोग्राम अपने फेसबुक के ऊपर काफी अर्सा पहले स्टार्ट किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गया। मैं जिस तरह क्या नाम है वनडे प्रोग्राम होते उसमें मैं जाता था इंटरव्यूज वगैरह करने के लिए सेलिब्रिटीज के, तो बहरहाल इंशाल्लाह जी आप मुझे लगता है कि एक अच्छे एक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। वैसे खुद को किस तरह के रोल में देखना पसंद करेंगे, विलन या हीरो? हीरो ठीक है। अच्छा हीरो ठीक है, मतलब हीरो ऐसे थोड़ा हसास तबीयत का। हाँ, तो विलन नहीं बनना चाहते? नहीं विलन नहीं, मार धाड़ से नफरत। फिर सोशल एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी अगर मार धाड़ की तरफ। ये है अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज को देखा जाता है ना कि जो आप रोल कर रहे हो ना फिर आपकी पहचान भी वही बन जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं? घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो फादर है मदर है बाकी मेरी वो बड़े सपोर्टिव है इस मामले। मेरे चाचू हो गए, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। मैंने जब ये सोशल वर्किंग स्टार्ट की तो मैं यहाँ पे बाकायदा नाम लेना चाहूँगा, मेरे दोस्त थे मोहसिन रजा, अली रजा, अजब्बेर, बल्कि एक मेरे भाई हैं भी सोशल वर्किंग की बात है मुझे याद है, गुलाम पास भाई हैं, उनका अभी फ्लड की वजह से रावी में पानी एक्स्ट्रा आया, उनका पूरा 100 एकड़ जमीन तबाह होगी, यानी कम हो बेश 1 से 1.5 करोड़ रुपए का उनका लॉस हुआ अभी इसके अंदर। तो वो थे वहाँ, मामा एक दीमू है, मामा उसे हम कहते हैं, बड़ा मशहूर मामा है हमारे सराय सद्दू का, मामा दीमू वो था। मुख्तार रौनक साहब थे, बल्कि मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, अभी 13 रजब जो लास्ट गुजरी है। अच्छा इस पे बात करेंगे, आपकी लाजमी जो है वो इस जर्नी को जानेंगे। अभी हमने ब्रेक पे जाना, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुश आमदी कहते हैं। अच्छा जी, हम वासिद से बात कर रहे थे, एक तो मामा दीमू की बात हो रही थी, बड़ा वैसे है ना मज़ेदार नाम है मामा दीमू। अच्छा जी, और इसके साथ आपके बहुत सारे लोग जो है वो अटैच थे जिन्होंने आपके साथ। मैंने बेसिकली सराय के अंदर जो मेरा गाँव है वहाँ पे ना हमने कुछ बच्चे थे, हम भी यंगर थे, कुछ बड़े बच्चों ने मिलकर एक अंजुमन इसे कह लें, यहाँ पे एक टीम बना ली वर्कर्स ऑफ सराय सद्दू के नाम से, जिसमें अबू बकर था, संते बड़े छोटे बच्चे थे। हमने अपने हाथ से झाड़ू भी दी है वहाँ पे, मतलब बहुत सारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे, मैं माता की बात काट रहा हूँ, मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मेरे सराय सद्दू की आवाम ने जितनी मुझे जितनी मोहब्बत दी, शायद मैं उसके काबिल नहीं था, उससे ज़्यादा उन लोगों ने मुझे मोहब्बत और प्यार दिया। अच्छा, जितने भी नौजवान देख रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो काम करना जानते भी हैं और चाहते भी हैं कि लोगों को सर्व किया जाए, लोगों के लिए आसानियाँ की जाएं। वो किस तरह आप अटैच हो सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं, उनको क्या सजेशन दोगे? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आपने किसी दूसरे के लिए काम करना है ना, तो फिर आपको अपने आप को मारना पड़ता है। आपकी ईगो अना जो है ना उसे ख़त्म करनी पड़ती है। ये फ़ख्र की बात नहीं, मैं को अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना जब इंसान सोशल वर्कर बनता है ना फ़कीर मिजाज हो जाता है। मैं अब भी एक फैमिली का हिसाब किताब होने का फुटपाथ पे भी लोगों के साथ बैठ जाता हूँ, मुझे हर्ज नहीं है गरीब आदमी के साथ बैठना। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, हम जिस नबी की उम्मत है उसने कूड़ा फेंकने वाली, खुद पे कूड़ा फेंकने वाली औरत का जब पता लगा कि वो 2 दिन से कूड़ा नहीं फेंक रही, वो उसके घर गए, उसकी इयादत की, उसके घर की सफाई की, उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। हमें बेसिकली इस पैटर्न पे चलने की ज़रूरत है। हम इस बात पे चल पड़े हैं मैं बड़ा मुसलमान हूँ, मैं बड़ा मुसलमान हूँ, नहीं, हमें एक दूसरे के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा, अपने आप को मार के दूसरे की तकलीफ को महसूस करना पड़ेगा। जब आप दूसरे की तकलीफ को महसूस करना शुरू करेंगे ना, फिर आप ऑटोमेटिक, फिर आपको ना मेरी ज़रूरत है, ना आपकी ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है, फिर आप खुद ही तलाश करेंगे यार मैं कहाँ पे किसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। कहते हैं अपने हिस्से का दिया इंसान को खुद जलाते हैं। ठीक है जी, सर से जानते हैं सर, इस टाइम जो है हेलमेट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हेलमेट कितना ज़रूरी है और इसके हवाले से जो है वो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा ताकि लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंच सके, क्योंकि लोग इस हवाले से हेलमेट के इस्तेमाल जो है ना वो करना, वो कहते हैं शायद जो है वो ये ज़रूरी भी नहीं है, और फिर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन ये आता है कि जी हेलमेट से हमें गर्मी बहुत लगती है। देखिए, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर जितनी भी गाड़ियां हैं उनका कॉन्सेप्ट जब जहन में आता है तो उसके साथ सेफ्टी हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। 1935 में एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, उसका नाम था कॉलोनल T.E. लॉरेंस। जो तारीख के दोस्त हैं हमारे वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कॉलोनल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जिनको लॉरेंस ऑफ अरेबिया का
जो है वो टाइटल मिला कि उन्होंने अरब वार में बड़ा एक रोल प्ले किया, और मतलब एक ही शख्स वन मैन आर्मी की तरह पूरी फौज और स्ट्रेटजीज के ऊपर असरअंदाज होता था और किसी के हाथ नहीं आया। लेकिन हुआ क्या कि वो घर से बाइक पर निकला कोई महीना बाद जब वो रिटायर हुआ आर्मी से, और 2 साइकिल सवारों को बचाते हुए, सिर्फ 45 किलोमीटर की स्पीड थी उसकी, मतलब बड़ी नॉर्मल। तो वो एक गड्ढा था, उसमें उसका मोटरसाइकिल लगा और उसको हेड इंजरी हो गई। 6 दिन वो एडमिट रहा और उसकी डेथ हो गई। तो जो न्यूरो सर्जन था उसने कहा, मतलब रिसर्च जब उसने की, उसने कहा इतनी कीमती जान या इतना कीमती शख्स क्यों हादसे में मारा गया। तो तब वहाँ से क्रैश हेलमेट का जो था वो आ गया, वजूद आ गया कि मोटरसाइकिल के लिए हेलमेट होना ज़रूरी है। बैक इन 1935, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स की बात है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो कल्चर डेवलप नहीं कर सके। क्यों? लोग उसको ज़रूरी नहीं समझते, जबकि हेलमेट जो होता है वो सिर्फ आपको हेड इंजरी से नहीं बचाता। आगे उसका ग्लास है, आंखों में मट्टी नहीं जाएगी, कोई उड़ने वाला कंकर है वो आपके पास नहीं आएगा, आप महफूज रहेंगे। सेकेंडली ये है कि लेडीज़ जो है हमारी, आप देखें कि बहुत कम उनमें हेलमेट पहनने का जो रिवाज है। तो होना ही चाहिए कि अगर खातून पीछे बैठी है तो उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट जो है 42% जो रिस्क होता है डेथ का मोटरसाइकिल के क्रैश में, उसको ख़त्म कर देता है 42% तक। ऐसी वीडियोस हैं, आपने भी शायद देखी हों, कि कोई ट्रक या ट्रेलर एक मोटरसाइकिल सवार के सर से गुजरता है जिसने हेलमेट पहना हुआ है, तो हेलमेट टूट जाता है लेकिन बंदा बच जाता है। और यही चीज़ हमें मतलब करने की ज़रूरत है। जिस बंदे ने हेलमेट पहना हो 42% तो वो डेथ से बचता है, 69% वो फैटल हेड इंजरी से भी बच सकता है। लेकिन हेलमेट का अच्छा होना ज़रूरी है, हेलमेट का एज पर स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी है। नॉर्मली हमने यहाँ पर देखा है कि 400 या 500 का एक हेलमेट जो है वो मिल जाता है, और लोग सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि पुलिस से बचा जा सके। बड़ा एक मज़े का मैं एक इंसिडेंट भी यहाँ कोट करना चाहूँगा कि एक दफ़ा हम हाईवे पर खड़े थे बस्ती मलूक के पास। तो अब नॉर्मली मोटरवे पुलिस या कोई भी जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो अगर किसी मोटरसाइकिल सवार को देखे कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी उसकी ज़िंदगी के लिए ही आता है, और दूसरी बात यह कि वो एक लॉ को तोड़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हेलमेट पास भी हो और हैंडल के साथ लटकाया हो तो फिर डबल गुस्सा आता है। अच्छा, वो इसे शो कराते हैं ना कि देखें जी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक मोटरसाइकिल सवार को मैंने रोका, हेलमेट लटकाया हुआ था, बंदा सराइकी था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई क्या मसला है, हेलमेट है तो तुमने पहना क्यों नहीं हुआ? वो कहता है मेहमान आए हैं, मेहमान। सराइकी में बात कर रहा था, मैं समझा नहीं। मैंने कहा मेहमान हेलमेट ना पहनना क्या मामला है? वो कहता ससुराल के मेहमान है। अब मैं समझ गया अभी अहमियत तो ज्यादा है। तो फिर भी मैंने कहा यार मुझे समझाओ कि इसमें हेलमेट ना पहनने की क्या वजह है? तो वो मुझे साथ लेके गया बाइक के पास, उसने कहा आप देख लें। मैंने हेलमेट देखा तो उसने उसमें समोसे रखे हुए थे और मैंने कहा ये क्या है? तो वो कहता है ये हेलमेट में समोसे ठंडे नहीं होते। क्या बात है। इस तरह के भी इस तरह के वाकयात जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे हमें एक बहुत सारी कॉल्स इसी जिस तरह मैंने आपसे बात की कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमें गर्मी लगती है, हम हेलमेट नहीं पहन सकते। अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट हमारे पास, सर कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, एवरीवन हैज टू अबाइड बाय द रोड ट्रैफिक रूल्स, कि रोड सेफ्टी हमारे अपने लिए है। ऐसा दुख हम खुद मतलब किसी को ना दें। अगर हम अच्छे ड्राइवर नहीं हैं तो हम किसी बच्चे से उसकी वालदा भी छीन सकते हैं रोड के ऊपर। अभी 2 दिन पहले मुल्तान में एक एक्सीडेंट जी बिल्कुल ऐसे ही, कल का ये हादसा है कि 2 माँ जो बेटी थी, माँ और बेटी दोनों वो हिट हुई है कार से, और फॉर्चुनेटली वो कार वाला पकड़ा गया कल, मैंने देखा बिहाइंड द बार्स है। तो हमें हक नहीं पहुंचता कि हम किसी की जान लें। जितने भी ड्राइवर्स हैं जो इस वक्त गाड़ियाँ चला रहे हैं या जो इस प्रोग्राम को बाद में भी देखेंगे, तो हमें हक नहीं पहुंचता एज ए मुस्लिम भी कि हम किसी दूसरे शख्स की जान लें, क्योंकि जिसने एक शख्स की जान ली उसने गोया पूरी इंसानियत की जान ली। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें खुद भी सेफ रहना है और रोड सेफ्टी को फैलाना है। मोटर पुलिस के साथ मिलकर काम करें, रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स बने,
ताकि हम सबकी जान जो है वो महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ शो का हिस्सा बने और बहुत सारी अवेयरनेस हमारे लोगों तक पहुंचाई। आपका भी बहुत शुक्रिया बासित, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।